प्यारे दोस्तों, जैसे कि यह ये MP3 वीडियो TGT बायोलॉजी के पेपर का सॉल्व वीडियो है, जिसमें आपको 2002 की TGT सॉल्व पेपर का एनालाइज किया जाएगा और आपके परीक्षा को एक बूस्ट दी जाएगी, एक तैयारी की बूस्ट दी जाएगी, जिससे कि आपका एक स्कोर अच्छा बन पाए। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते भी यह वीडियो सुन सकते हैं। तो यदि आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2002 TGT का सॉल्व पेपर। तो पहला क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑफ, मतलब कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। इनमें जल संयोजक यौगिक होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। इनके रासायनिक संगठन के आधार पर, किसके? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल के रासायनिक संगठन के आधार पर मतलब कार्बोहाइड्रेट को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। मोनोसेक्राइड, जिसमें मोनोसेक्राइड कौन कौन से होते हैं? मोनोसेक्राइड जो जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, जो मीठे फलों, शहदों आदि में पाए जाते हैं। इसे दूधिया शर्करा भी कहते हैं। यह पंचकार्बनिक शर्कराओं या डी से बने होते हैं या डीऑक्सीराइबोस शर्करा से बने होते हैं। और डाइसेक्राइड क्या होते हैं? ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। ये शर्करा की ये जो है शर्करा भी मीठी होती है। ये शर्करा कैसी होती है? ये भी शर्करा मीठी होती है। ये दोनों दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। डाई मीन्स दो, डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये डाइसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में हम लोगों ने बात किया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब पॉलीसेक्राइड की बात आती है, जिनमें अनेक कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज आदि। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सक्कस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय। सक्कस एंटेरिकस का श्रावण किससे होता है? सक्कस एंटेरिकस का श्रावण किसके द्वारा होता है? सक्कस एंटेरिकस का श्रावण लीवर कुहन की दरारों से होता है। किसके द्वारा होता है? क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के द्वारा होता है। ये लीवर कुहन की दरारें, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन और म्यूकस की झिल्ली, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत के म्यूकस झिल्ली में, क्षुद्रांत के म्यूकस झिल्ली में पाई जाती हैं। लीवर कुहन इनमें इनका pH क्या होता है? 8.3 होता है, या पाचक रस का श्रावण करती है। लीवर कुहन की दरारें क्रिप्स और लीवर कुहन क्या श्रावित करती हैं? पाचक रस का सिक्रीशन करती हैं। आंत रस का श्रावण जो होता है, या म्यूकस ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें कुछ ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके द्वारा जल, क्षारक और म्यूकस का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? जल, क्षारक और म्यूकस का सिक्रीशन ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा जल, क्षारक और म्यूकस का सिक्रीशन होता है। जबकि पाचक रस जो होते हैं, पाचक एंजाइम्स जो होते हैं, लीवर कुहन की प्रगुहिकाओं से निकलते हैं। लीवर कुहन की क्रिप्सा लीवर कुहन से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स। छोटी आंत में निम्नलिखित पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन, आर्जिनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लिटिल डेस्ट्रीजेंस और लाइपेज आदि जो होती है छोटी आंत से सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। स्तनियों में हेयर्स इन मेमल्स आर डेरिवेटिव ऑफ। स्तनियों में बाल किससे व्युत्पन्न रचनाएं हैं? स्तनियों में जो है मेमल्स में जो हेयर होता है वह किससे व्युत्पन्न होता है? डेरिवेटिव होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं? तो स्तनियों में जो बाल होता है, स्तनियों में बाल एपिडर्मिस के व्युत्पन्न रचनाएं होती हैं। एपिडर्मिस के व्युत्पन्न रचनाएं क्या होती है? हेयर्स होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। क्या कारण था भोपाल गैस त्रासदी? तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण था मेथिल आइसोसाइनेट गैस थी, जो विषैली गैस थी। यह 3 दिसंबर 1984 में भोपाल त्रासदी का कारण था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो किसके अस्थि भवन से
किसके अस्थि भवन से सिस्मेमाइड अस्थि बनती है? किसके अस्थि भवन से सिस्मेमाइड अस्थि बनती है? सिसेमाइड अस्थि बनती है। तो सिसेमाइड अस्थि जो होता है टेंडन के अस्थि भवन से कंडरा के, मतलब टेंडन मीन्स कंडरा के रूपांतरण से सिसेमाइड अस्थि बनती है। सिसेमाइड अस्थि किससे बनती है? कंडरा के रूपांतरण से बनती है। यह एक छोटी सी त्रिकोणीय अस्थि होती है। या कैसी अस्थि होती है? त्रिकोणीय अस्थि होती है। 3 कोना जिसमें पाए जाते हैं, जो घुटने के जोड़ के सामने, घुटना जो होता है, पैर का घुटना जो होता है, जोड़ के सामने स्थित होती है। या कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है। या घुटना जो हमारा घुटना होता है वहाँ त्रिकोणीय बोन्स पाई जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वो कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है। कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है। ऐसी अस्थि को क्या कहते हैं? सिसेमाइड अस्थि कहते हैं। सिसेमाइड अस्थि कहते हैं। या फीमर के उभारों में जुड़ी रहती है। या फीमर, जहाँ पैर का फीमर बोन्स पाई जाती है, उनके उभारों से जुड़ी रहती है। यह एक लचीले स्नायु द्वारा जंघा की टीबिया, लचीले स्नायु द्वारा, मतलब लिगामेंट द्वारा जंघा के टीबिया अस्थि से जुड़ी रहती है। या घुटने को मुड़ने में सहायता करती है। इस संधि को सुरक्षा, या जो होता है संधि को सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार से क्या है? अस्थिभवन सिस्मेमाइड अस्थि कहाँ पाई जाती है? यह कंडरा का रूपांतरण भाग है जो कैल्सीकरण के द्वारा बनती है। और यह अस्थि जो होता है फीमर के उभारों से जुड़ी होती है, या जो त्रिकोणीय स्ट्रक्चर की होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में ऑल इज करेंट, सभी सही। मतलब इसमें क्या है? देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और उनके भागों में आदान प्रदान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते। ये सही है, तो सभी सही है। इसमें क्या है? सभी सही है। हम अर्धसूत्री विभाजन और सबसूत्री विभाजन के अंतर देखें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं। पहले सूत्री विभाजन को देख लें। या सूत्री विभाजन कहाँ होती है? काय कोशिका में होती है। सूत्री विभाजन जो है अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में सूत्री विभाजन पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। सूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। विभाजन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या पुत्री कोशिकाओं के मात्र कोशिका के समान रहता है। मतलब जैसे मात्र कोशिका होती है, गुणसूत्र जितने होते हैं उनमें जो है डॉटर सेल्स में उतने गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसीलिए तो इसे समसूत्री कहते हैं या सूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन अगर अंत में हम देखते हैं, यह क्रिया 1 से 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। सूत्री विभाजन जो होती है 1 से 2 घंटे में समाप्त हो जाती है। अंत में यह कोशिका की 2 मतलब जो है सूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका मदर कोशिका से 2 पुत्री मदर कोशिकाएं बनती है। मतलब जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, मतलब एक सेल से 2 सेल्स बनती है। किसमें? सूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में। अगर अर्धसूत्री विभाजन हम लोग देखें तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या कंडीशन होती है? यह केवल जनन मात्र कोशिकाओं में होता है। जनन मात्र कोशिकाओं में इस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। लेकिन समसूत्री विभाजन कैसे था? यह जनन कोशिकाओं में, लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में जो है लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन से? वह समसूत्री विभाजन। लेकिन असूत्री विभाजन जो है केवल जनन मात्र कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम लोग अगले मतलब इसी के असूत्री विभाजन दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें लैंगिक कोशिकाओं में केवल, देखिए, असूत्री विभाजन जो है केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन लैंगिक अलैंगिक दोनों में होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है। क्रॉसिंग ओवर होने पर केजमा बनने से गुणसूत्र खंडों का विनिमय होता है। मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन में। विभाजन के पश्चात पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अर्धसूत्री मतलब आधी हो जाती है। मात्र कोशिका से जो डॉटर सेल्स होती है उनमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन में हाफ हो जाती है। नर में मियोसिस, देखिए नर में मतलब ह्यूमन में, यदि अगर ह्यूमन में देखा जाए मियोसिस जो होता है 24 घंटे में एक नई। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है, समसूत्री विभाजन में क्या है? समसूत्री विभाजन में 1 से 2 घंटे लगते हैं। एक सेल से 2 सेल बनने में 1 से 2 घंटे का समय लेता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिका का सेल डिवीजन होता है, एक सेल से को डिवाइड होने में 24 घंटे या कई वर्ष भी लग जाते हैं। 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। इनमें क्या होता है? एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं अर्धसूत्री की संख्या बनाती हैं। मतलब अर्धसूत्री में क्या होता है? 1 से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। लेकिन समसूत्री में 1 से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, ऊँट की गर्दन लंबी होने का क्या रीजन है? लॉन्ग नेक ऑफ कैमल,
नेक ऑफ कैमल इज ड्यू टू, क्यों, इसका रीजन क्या है? तो ऊंट की गर्दन लंबी होने के प्रमुख कारण ग्रीवा कशेरुका की अधिक लंबाई है। ग्रीवा कशेरुका की लंबाई क्या होती है? अधिक हो जाती है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। जीनोम का क्या अर्थ होता है? जीनोम का क्या अर्थ होता है? एक जीनोम जो होता है उसे हम उसका क्या अर्थ दे सकते हैं? यह जो होता है एक द्विगुणित कोशिका में जीन्स की कुछ संख्या को जीनोम कहा जाता है। एक द्विगुणित कोशिका में, मतलब एक कोशिका है जिसमें द्विगुणित हो, 2n हो, में जीन्स की कुछ संख्या को जीनोम कहते हैं। कुछ संख्या को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। एक द्विगुणित कोशिका में जीन्स की कुछ संख्या को हम जीनोम कहते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीन का अनुक्रम, डीएनए में जो विद्यमान समस्त जीन का अनुक्रम जो होता है उसे हम जीनोम कहते हैं। जीनोम ठीक कहते हैं, कह सकते हैं जीनोम कहते हैं। मानव जीनोम में अनुमानतः 80,000 से 1 लाख तक जीन होते हैं। 80,000 से 1 लाख तक जीन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेढक के आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है। मेढक, द सेंट्रम ऑफ ए टाइपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज, ए सेंट्रम ऑफ ए टाइपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज। तो मेढक के आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है। मेढक के आदर्श कशेरुका का सेंट्रम अग्रगर्ती होता है। प्रोकोडस होता है, अग्रगर्ती प्रकार का होता है। तो आपसे पूछा जाए कि मेढक के आदर्श कशेरुका सेंट्रम ऑफ ट्राइपिकल वर्टिब्रा किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है? तो यह अग्रगर्ती होती है। मेढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम अग्रगर्ती होता है। अग्रगर्ती मतलब क्या हुआ? प्रोकोलियस होता है, अग्रगर्ती होता है। जबकि थर्ड कशेरुका का सेंट्रम, मेढक की थर्ड कशेरुका का सेंट्रम जो होता है द्विगर्ती होता है। क्या होता है? एम्फिकोइलस होते हैं। एम्फिकोइलस मतलब द्विगर्ती का होता है। सेकंड कशेरुका आदर्श कैसी होती है? अग्रगर्ती होता है। लेकिन थर्ड कशेरुका जो होती है सेंट्रम द्विगर्ती होता है। उसका सेंट्रम कैसे होता है? द्विगर्ती होता है। उनका सेंट्रम द्विगर्ती होता है थर्ड कशेरुका का, और आदर्श कशेरुका का सेंट्रम जो होता है अग्रगर्ती होता है। जॉनसन ने क्या दिया था? जॉनसन ने जीन शब्द दिया था। जॉनसन ने क्या दिया था? जीन शब्द को प्रस्तुत किया था, जीन शब्द दिया था। मार्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर ड्रोसोफिला पे क्या किया? उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा पता लगाया था कि जीन्स जो होते हैं मोती के माला के समान, मड़ियों के समान क्या होते हैं? लगे होते हैं, क्रमबद्ध से पंक्तिबद्ध लगे होते हैं। और उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने क्या किया? वंशागत का जीन मत प्रस्तुत किया। जीन मत किसने प्रस्तुत किया? मार्गन ने। जीन मत मार्गन ने प्रस्तुत किया, और जीन शब्द देने वाले जॉनसन थे। मार्गन ने जीन मत, उन्होंने कहा कि जीन्स जो होते हैं गुणसूत्रों पर पंक्तिबद्ध क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? पंक्तिबद्ध क्रम में जुड़े होते हैं, मार्गन ने कहा। जॉनसन ने जीन शब्द दिया। जॉनसन ने क्या दिया? जीन शब्द दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। कौन सी मछली पिंडस होती है? कौन सी मछली व्हिच फिश इज विविपेरस? कौन सी मछली ऐसी होती है जो बच्चे पैदा करती है? कौन सी मछली बच्चे देती है? विविपेरस होती है, पिंडस होती है, जिसे हम विविपेरस कहते हैं। तो स्कालियोडॉन मछली जो होती है यह पिंडस होती है, विविपेरस होती है। कैसी होती है? विविपेरस होती है। यह भारतीय समुद्रों में पाई जाती है। भारत के समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क मछली है। मांसाहारी भी होती है, इसे हम शार्क मछली भी कहते हैं। तो स्कालियोडॉन ये बच्चे पैदा करती है, या मांसाहारी होती है, इसे हम शार्क मछली भी कहते हैं। यह लड़ाकू और शिकारी होती है। जो स्कालियोडॉन होती है या शार्क मछली जिसे हम कहते हैं, या लड़ाकू और शिकारी भी होती है। इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डॉग फिश, मतलब शार्क मछली, डॉग फिश और स्कालियोडॉन। इसका हम इस प्रकार से नाम से जान सकते हैं। स्कालियोडॉन को 3 नाम दे सकते हैं, 2 नाम और एक्स्ट्रा है, शार्क मछली और डॉग फिश। यह लड़ाकू और शिकारी होती है। तो यह कैसे जरायुज होते हैं, बच्चे पैदा करती है। बच्चे जिसकी मादा जो होती है क्या करती है? बच्चे पैदा करती है। हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस क्या है? यह भारतीय तथा अन्य महासागरों में बोनी फिश है। बोनी फिश है मतलब बोनी मछली है, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। प्रोटोप्टेरस को समुद्री या लंग्स फिश भी कहते हैं। प्रोटोप्टेरस को फुफ्फुस मीन कहते हैं, लंग्स फिश। प्रोटोप्टेरस को लंग्स फिश भी कहते हैं। प्रोटोप्टेरस को लंग्स फिश या फुफ्फुस मीन कहते हैं, फुफ्फुस फिश कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग, पर्ल्स आर प्रोड्यूस इन एन ऑयस्टर अराउंड द। ओइस्टर में जो है मोती किसके चारों ओर बनता है? मोती का फॉर्मेशन जो होता है किसके चारों ओर बनता है? ओइस्टर में, पर्ल में। तो पर्ल में जो होता है
मोती का फॉर्मेशन जो होता है किस प्रकार से होता है, तो ऑयस्टर में मतलब पार्लर में मोती ऑयस्टर की त्वचा में धंसती हुई किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर बनती है। कोई वस्तु जो बाहरी आती है तो त्वचा में धंसती जाती है और इसके चारों ओर जो इसकी स्किन आती है, बाद में वो क्या करती है, मोती का रूप ले लेती है। तो मोती का निर्माण एक विचित्र संयोग है जो वह परजीवी रेत के कणों वह जीवों के द्वारा ऑयस्टर के मेंटल में चिपकने पर एक रक्षात्मक उपाय के फलस्वरूप विकसित होता है। ये रक्षात्मक उपाय के फलस्वरूप यह विकसित होता है। किसी वाह जीव या पदार्थ के प्रवेश करने पर मेंटल एपिथेलियम तुरंत ही उसको एक कोश के रूप में बंद कर लेती है। मेंटल जो है एपिथेलियम जो है उन्हें एक कोश के रूप में बंद कर लेती है, जिसके चारों ओर सुरक्षा के अस्त्र स्रावित हो जाते हैं। चारों ओर जो होता है उसके सुरक्षा देखिए मुक्ताब को सकेंद्रित अस्त्र स्रावित करने लगता है और बाद में धीरे धीरे या किसी में मोती में परिवर्तित हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। काकरोच में कॉलिटेरियल ग्रंथियों का कार्य है। काकरोच में कॉलिटेरियल ग्रंथि का क्या काम है? काकरोच में कॉलिटेरियल जो ग्रंथि पाई जाती है उसका काम क्या है? उसका काम है कोकून का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ कोकून। तो कॉलिटेरियल ग्रंथि का काम क्या है? कोकून का निर्माण करना होता है। किसमें? काकरोच में। मादा काकरोच होती है अपने 1 से 2 वर्ष के जीवन काल में 15 से 40 अंड प्रवर बनाती है या कोकून का निर्माण करती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर क्या करता है? सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? सैंड फ्लाई क्या है? वाहक है, कैरियर है। किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? सैंड फ्लाई जो कैरियर है या काला आजार रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। काला आजार रोग के रोगाणुओं को फैलाती है। रोग लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। जो काला आजार रोग होता है किसके द्वारा होता है? लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। काला लिस्मानिया, काला ला है, काला में ला और लिस्मानिया ला। तो काला रोग आजार रोग जो होता है लिस्मानिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और सैंड फ्लाई क्या करता है? इसको फैलाने का काम करता है। सैंड फ्लाई क्या करता है? इसको फैलाने का काम करता है। इसमें रोगी को क्या होता है? काला आजार में क्या होता है? रोगी को तेज बुखार आता है। रोगी को जो है तेज बुखार आता है। तो अब अगर यदि टाइफाइड है, टाइफाइड को साल्मोनेला, अगर आपसे पूछा जाए टाइफाइड रोग किससे द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोस जीवाणु से फैलता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है? निद्रा रोग जो होता है सोने की बीमारी जो होती है किसके द्वारा फैलता है? ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग जो होता है ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या होता है? मधुमक्खियों में जो नाचती हैं या नाच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का मुख्य उद्देश्य जो होता है भोजन के स्रोत की सूचना देना होता है। भोजन का स्रोत कहाँ से कहाँ पर है इसकी सूचना देने के लिए मधुमक्खियों में एक प्रकार डांस पाया जाता है। इसको जो है सबसे पहले अर्नेस्ट स्पाइटजर ने 1788 ईस्वी में बताया था कि मधुमक्खियां जो डांस के द्वारा कुछ चीज़ को इंडिकेट करती हैं, गतियों की सूचना प्रसारण करती हैं, कुछ सूचना देती हैं, लेकिन कुछ सूचनाएं देती हैं मतलब गतियों मूवमेंट द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं। तो मतलब सबसे पहले अर्नेस्ट स्पाइटजर ने 1788 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा कि मधुमक्खियां जो होती हैं गतियों के द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं। लेकिन बाद में 1946 से 1969 तक किसने अनुसंधान किया? प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिश ने मधुमक्खी नाच की व्याख्या में सफलता प्राप्त की। कार्ल वान फ्रिश ने मधुमक्खी नाच की व्याख्या में सफलता प्राप्त की। उन्होंने व्याख्या करके बताया कि ये नाच किस प्रकार क्यों की जाती है, इसका क्या उद्देश्य होता है। किसने बताया? प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिश ने किस सन में 1986 से 1969 तक उन्होंने रिसर्च के द्वारा पता लगाया कि मधुमक्खियां जो डांस करती हैं क्यों करती हैं, का रीजन क्या है। लेकिन अर्नेस्ट स्पाइटजर ने पहले पता लगाया था कि गति के द्वारा सूचना प्रसारण करती है। उन्होंने इतना कहा कि ये अर्नेस्ट स्पाइटजर जो थे उन्होंने कहा कि गतियों के द्वारा ये सूचना प्रदान करती हैं। लेकिन कार्ल वान फ्रिश ने क्या कहा? 1986 से 1969 तक उन्होंने क्या किया? अनुसंधान खोज किया। तो उन्होंने पता लगाया कि मधुमक्खियां जो होती है इनकी व्याख्या किया कि
वे मधुमक्खियाँ जो संदेश देती हैं वो किस प्रकार का होता है, उनका क्या रीजन होता है, क्या कार्य होता है, किस चीज़ को बताती हैं, नाच के द्वारा या डांस के द्वारा वो क्या चीज़ बताती हैं। तो उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला, उन्हें कार्ल वनफिश को इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कहा कि ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं 2 प्रकार का डांस करती हैं। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी जो होती है 2 प्रकार के डांस के द्वारा अपनी सूचनाओं को देती हैं। तो पहला डांस है गोल नाच, दूसरा डांस है दुम दोलनी, टेल वेजिंग नाच, राउंड डांस। टेल वेजिंग, देखिए राउंड डांस जो होता है, राउंड डांस किसको बताता है, राउंड डांस यह बताता है कि भोजन जो है 75 मीटर की दूरी पर है, 36 से 75 मीटर की दूरी पर भोजन है। स्काउट मक्खी क्रमशः दाएं से बाएं और राउंड सर्कल में जब डांस करती है तो यह बताती है कि 36 से जो है 75 मीटर की दूरी पर भोज पदार्थ है, भोजन का स्रोत है। तो गोल डांस के द्वारा यह बताती है। दुम दोलनी टेल वेजिंग डांस के द्वारा क्या बताती है, स्काउट मक्खियाँ द्वारा जो सूचना प्रदान करती है वो क्या करती हैं कि नया भोजन का स्रोत जो है 75 मीटर से अधिक दूरी पर है, 75 मीटर से अधिक दूरी पर है। जब उनकी दुम दोलनी मतलब पूंछ को हिलाती हैं, इस प्रकार की डांस करती हैं, तो दुम दोलनी में क्या होती है 75 मीटर से अधिक दूरी के लिए दुम दोलनी, और गोल नाच जो होता है वो गोल नाच करती है तो कम दूरी के लिए इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे भोजन का स्रोत है। केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य है। केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य क्या होता है, केचुए में क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य कोकून का निर्माण करना होता है, कोकून का फॉर्मेशन करना होता है। कोकून निर्माण में क्या होता है, मैथुन के बाद अंड निक्षेपण। देखिए क्लाइटेलम का प्रमुख कार्य कोकून निर्माण होता है, मैथुन क्रिया होती है किसमें, केचुए में अंड निक्षेपण मतलब अंड का निकलना और निषेचन की प्रक्रिया साथ साथ होती है। दोनों क्रियाएं थैलेनुमा कोकून में होता है, दोनों क्रिया क्या होती है, थैलेनुमा कोकून में होता है। क्लाइटेलम के 3 खंड होते हैं, 14, 15, 16 खंडों में होते हैं। इनमें क्या होता है, एपिडर्मिस में ग्रंथिल कोशिकाओं में कई अस्तर होते हैं, एपिडर्मिस में ग्रंथिल कोशिकाओं में कई अस्तर होते हैं। अतः एपिडर्मिस मोटी होकर क्लाइटेलम बन जाती है। एपिडर्मिस जो होती है क्लाइटेलम की मोटी हो जाती है। वो जन्म काल में इनकी कोशिकाएं एक लच्छेदार द्रव का स्राव करती हैं जो क्लाइटेलम के चारों ओर एक पेटी बना लेती हैं, पेटी जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। हवा के संपर्क में आने पर इनके पेटी सूख जाती है, मतलब क्लाइटेलम के ऊपर की जो परत है वो सूखने लगती है, जिससे अंड निक्षेपण होता है। वो जो अंड बाहर आते हैं उससे अंड बाहर होते हैं। मादा जनन क्षेत्र से अंडाणु ओवा निकलकर कहाँ पहुँच जाते हैं, कोकून में भर जाते हैं। ओवा मादा जनन क्षेत्र के ओवा से निकलकर कोकून में क्या भर जाते हैं, अंड ओवा भर जाते हैं। कोकून का निर्माण करने वाली ग्रंथियां केवल इन्हीं खंडों की एपिडर्मिस में होती हैं। कोकून का निर्माण करने वाली ग्रंथियां केवल इन्हीं खंडों की एपिडर्मिस में होती हैं। तो हम समझ सकते हैं क्लाइटेलम जो होता है उसमें एक का निक्षेपण होता है और निषेचन क्रिया भी वही होती है। 14, 15, 16 खंडों के एपिडर्मिस में बनते हैं। केचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं कशेरुकों की किस रचना के समान होती हैं, समरूप होती हैं, तो लीवर के समरूप होती हैं। किसके, केचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं लीवर के समरूप होती हैं। तो क्लोरोगोगन कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोगोगन कोशिकाओं में अमोनियम यूरिया का संश्लेषण का होता है, क्लोरोगोगन कोशिकाओं से होता है। क्लोरोगोगन की कोशिकाओं में जो है, क्लोरोगोगन कोशिकाओं में अमोनिया यूरिया का संश्लेषण होता है, जैसे लीवर में होता है उसी प्रकार से क्लोरोगोगन कोशिकाओं जो केचुए में पाया जाता है उनमें अमोनिया यूरिया का संश्लेषण होता है, अमोनिया और यूरिया का संश्लेषण होता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं, एमेबाइड स्पर्म आर फाउंड इन किसमें पाए जाते हैं, अमीबाइड स्पर्म जो होते हैं स्केरिस में पाए जाते हैं। अमीबी शुक्राणु स्केरिस में पाए जाते हैं। परिपक्व शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं किसमें, अमीबी शुक्राणु जो होते हैं किसमें, स्केरिस में जो बनते हैं, स्पेरिस में जो होते हैं शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं, मतलब शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। किसमें, स्केरिस में। कैसा, इनके शुक्राणु या स्पर्म कैसे होते हैं, एमेबाइड होते हैं, अमीबी होते हैं, अमीबा के जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं इनके शुक्राणु। और इनके शुक्राणु जो होते हैं विचित्र प्रकार के पूंछ रहित और अमीबा की भांति असीमित आकार के होते हैं। तो स्केरिस के जो स्पर्म होता है पूंछ रहित होता है, अमीबा की भांति असीमित आकार का होता है। स्केरिस में जो शुक्राणुओं का परिपक्व वृषण में पूरी नहीं होती है, मतलब स्केरिस में जो शुक्राणु होते हैं उनका डेवलपमेंट या परिपक्वन जो होता है वृषण में पूरा नहीं होता, वह शुक्रवाहिनी में जारी रहता है। शुक्रवाहिनी में भी डेवलपमेंट होते रहते हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिक शुक्रवाहिनियों को
शुक्रवाहिनी को शुक्राशय और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी मानते हैं, शुक्रवाहिनी को शुक्राशय और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी मानते हैं। तो इस प्रकार से इसमें विवादा स्थिति है कि शुक्रवाहिनी को शुक्राशय भी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अमीबा के समान किस में बनते हैं, स्केरिस में बनते हैं। तो एक इनके स्पर्म का डेवलपमेंट कहाँ होता है, शुक्रवाहिनी में होता है। शुक्राशय में पूर्ण डेवलप नहीं होता, शुक्रवाहिनी में डेवलप होता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शुक्रवाहिनी को शुक्राशय कहते हैं और शुक्राशय को शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है? व्हिच सेल ऑफ हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व? तो एम्ब्रियोनिक रिजर्व हाइड्रा के किस सेल को कहा जाता है? तो अंतराली कोशिकाओं को, इंटरस्टिशियल सेल को क्या हाइड्रा का क्या कहा जाता है? भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है या एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहा जाता है। तो एम्ब्रियोनिक रिजर्व के द्वारा क्या क्या बनते हैं? उनकी वृद्धि होती है, मुकुलन होता है, पुनर्भवन की क्रिया होती है, मरम्मत आदि की क्रिया इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा होती है, इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है? स्केरिस परजीवी, जबकि टीनिया, फैसियोला, प्लाज्मोडियम इन सब के लिए जो होता है द्वितीयक पोषक की आवश्यकता होती है, लेकिन स्केरिस के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्केरिस जो है स्तनियों की आंत का एक पोषती मोनोजेनेटिक परजीवी है, एक ही प्रकार के पोषक इनको पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मानव के लिए प्लाज्मोडियम के संक्रमण प्रावस्था कौन सी है? मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण प्रावस्था जो होता है स्पोरोजॉइट्स है। स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम जो होता है, देखिए मानव के लिए प्लाज्मोडियम के संक्रमण प्रावस्था कौन सी होती है? मलेरिया जो रोग फैलाता है, तो स्पोरोजॉइट क्या है? स्पोरोजॉइट जो होता है प्लाज्मोडियम का, यह संक्रमण अवस्था होती है कि स्पोरोजॉइट जो होता है यह संक्रमण स्टेज होती है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का संक्रमण स्टेज क्या है? तो स्पोरोजॉइट्स होता है जो संक्रमण करता है मच्छर के द्वारा, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में पहुंचता है। प्लाज्मोडियम जब वयस्क हो जाता है, प्लाज्मोडियम के वयस्क अवस्था को ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। ट्रोफोजॉइट क्या है? प्लाज्मोडियम जब वयस्क हो जाता है संक्रमण के बाद, जब वयस्क हो जाता है तो उसे हम ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं। यहाँ मनुष्य के लाल रुधिराणु आरबीसी में होता है, यहाँ रुधिर के मनुष्य के आरबीसी में होता है, लाल रुधिराणु में होता है। परंतु लाल रुधिराणु में पहुँचने से पहले यह कहाँ पहुँचता है? यह लीवर में पहुँचता है। लीवर की कोशिकाओं में परजीवी का व्यापक मल्टीप्लिकेशन होता है। लीवर में सबसे पहले जैसे स्पोरोजॉइट लीवर पहुंचा, वहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। वहाँ कहाँ पहुँचता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। इस प्रकार मनुष्य में जीवन चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं। जो वाह रुधिराण चक्र होता है, पहले रुधिर में का चक्र, तो वाह रुधिराण चक्र होता है, एक रुधिराण चक्र होता है। रुधिर के बाहर एक चक्र होता है और रुधिर के अंदर एक चक्र होता है। तो रुधिर के बाहर का चक्र और रुधिर के अंदर का चक्र की बात हम करते हैं। ये स्पोरोजॉइट्स होते हैं, जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट्स है, या मादा एनाफिलीज के लार ग्रंथियों में होते हैं, ये लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जब मनुष्य को ये किट करते हैं, काटते हैं, तो रक्त के साथ ये क्या प्लाज्मोडियम उसके रक्त में चला पहुँच जाते हैं और इनोकुलेटेड हो जाते हैं। इनोकुलेट किस में हो जाते हैं? मनुष्य के रक्त में हो जाते हैं। और लगभग आधे एवं एक घंटे में ही सारे स्पोरोजॉइट मनुष्य के रुधिर में अंतर्धान हो जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं, उसके अंदर बिखर जाते हैं आधे से 1 घंटे के अंदर। रुधिर परिसंचरण के साथ यकृत में पहुंचने पर ये अपने श्रावण अंगकों द्वारा स्रावित उत्तकराशी एंजाइम की सहायता से, देखिए क्या होता है, जब रुधिर में पहुंच गए, रुधिर के सेल में पहुंच गए, यकृत में पहुंचने पर ये अपने श्रावण अंगकों द्वारा, देखिए रुधिर के द्वारा कहाँ पहुंचे? पहले रुधिर में पहुंचे, रुधिर के सेल्स में पहुंचे, आरबीसी में पहुंचे, और वहां से यकृत में पहुंचे, लीवर में पहुंचे। लीवर में पहुंचने पर अपने श्रावण अंगकों द्वारा, अपने श्रावण जो उनमें श्रावण अंग होते हैं प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट्स में, तो उनके द्वारा स्रावित उत्तकनाशी लाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, रुधिर कोशिकाओं से बाहर आ जाते हैं, फिर रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और रुधिर कोशिकाओं से क्या होते हैं? ये बाहर आ जाते हैं और यकृत कोशिकाओं में पुनः घुस जाते हैं। अब देखिए रुधिर कोशिकाओं में पहले थे, फिर यकृत कोशिकाओं में आ गए, यकृत कोशिकाओं में घुस जाते हैं। किसी यकृत कोशिकाओं में घुसने पर स्पोरोजॉइट उनके कोशिका द्रव का भक्षण करते हैं, मतलब लीवर सेल्स में जब पहुंचते हैं तो उनकी कोशिका द्रव का भक्षण करते हैं, मतलब लीवर की सेल का भक्षण करते हैं और वृद्धि द्वारा लगभग 45 mm व्यास का बड़ा गोल वयस्क बन जाते हैं। मतलब इनके ये बड़े बनते हैं, बड़े होते जाते हैं। जो स्पोरोजॉइट्स से क्या होते हैं? बड़े 45 mm व्यास का बड़ा गोला बन जाते हैं, जिसे क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं। मतलब लीवर में जब पहुंचते हैं तो 45 mm इनकी वृद्धि होती है, लगभग 45 mm व्यास का बड़ा गोला बन जाता है, जिसे क्रिप्टोजॉइट्स कहते हैं। क्रिप्टोजॉइट एक विशेष प्रकार का बहुविभाजक या विखंडनी जनन या साइजोगोनी द्वारा लगभग 1000 नन्हे अंड। क्रिप्टोजॉइट जो होते हैं ये लीवर सेल में बने, लीवर सेल में क्रिप्टोजॉइट जो है बहुविभाजन करते हैं,
फिजन करते हैं। और साइजोगोनी या विखंडी जनन के द्वारा ये लगभग 1000 नन्हे अंडाकार, छोटे छोटे अंडाकार क्रिप्टोमीरोजॉइड बनाते हैं। मतलब क्रिप्टोजॉइड पहले बड़े होते हैं, क्रिप्टोमीरोजॉइड बहुत छोटे छोटे होते हैं जो ये बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? मनुष्य में निद्रा रोग अफ्रीकी निद्रा रोग जिसे हम कहते हैं, या ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस के द्वारा होता है। मनुष्य में निद्रा रोग जो होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस के द्वारा होता है। मतलब ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस या प्रोटोजोवंस है, यह किसके द्वारा फैलता है? शीशी मक्खी के द्वारा। शीशी, देखिए मनुष्य में निद्रा रोग, शीशी, सो जाना मतलब शीशी मक्खी के द्वारा रोग। शीशी मक्खी जो है कैरियर है, वाहक है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस प्रोटोजोवंस है जो रोग फैलाता है। और रोग क्या है? निद्रा रोग, सोने की बीमारी जैसे हम कहते हैं। लिस्मानिया, देखिए तो अब हम समझ सकते हैं लिस्मानिया डोनोवानी का हम देख लें। लिस्मानिया डोनोवानी काला आजार फैलाता है, काला आजार रोग फैलाता है। लिस्मानिया डोनोवानी जो है काला आजार रोग फैलाता है। और सेंट फ्लाई इसका वाहक है। सेंट फ्लाई क्या है? वाहक है, इसका वाहक है। लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा है? सेंट फ्लाई है। और कौन सा रोग उत्पन्न होता है? काला आजार रोग उत्पन्न होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के क्षुद्रांत का परजीवी है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाने वाला क्या है? परजीवी है, जो मनुष्य में पेचिश रोग उत्पन्न करता है। जो मनुष्य में क्या? पेचिश रोग उत्पन्न करता है। और एंट अमीबा जिंजिविलिस क्या है? या मनुष्य की दांतों के बीच पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिश रोग उत्पन्न करता है, जो मनुष्य की छोटी आंत में पाई जाती है। मनुष्य के मनुष्य के बड़ी आंत में पाई जाती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तो मनुष्य की एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की बड़ी आंत में पाई जाती है, जो कैसा? पेचिश रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिश रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा जिंजिविलिस जो होता है मनुष्य के दांतों के बीच में पाया जाता है। दांतों के बीच में एंट अमीबा जिंजिविलिस पाया जाता है, जो पायरिया रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग होता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? तो हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ जो होता है यह किसमें होता है? यह दंश कोशिका जो होती है, निमेटोड्स, जिसे दंश कोशिका होती है, यह दंश कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह दंश कोशिकाओं में पाया जाता है। हिप्नोटॉक्सिन द्वारा उत्पन्न होता है। यह सिलेंट्रेटा नाइडेरिया में पाया जाता है। नाइडेरिया के में जो दंश कोशिकाओं में पाई जाती हैं उनमें पाया जाता है। यह दंश कोशिका का बड़ा सा रचना में जटिल अंडाकार थैलीनुमा अंगक होता है। दंश कोशिका में एक अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके मुख्य भाग को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो दंशिका के मुख्य भाग को, जो थैलीनुमा अंडाकार भाग होता है, उसके मुख्य भाग को कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल की भित्त मोटी और कोलेजन की प्रोटीन की बनी होती है, और यह महीन झिल्ली द्वारा इस पर एक महीन झिल्ली का आवरण होता है। संपूर्ण की गुहा, कैप्सूल की गुहा में हिप्नोटॉक्सिन, मतलब जो इसका स्पेस होता है, कैप्सूल जो दंशिका में कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उनमें जो गुहा होती है, जो स्पेस होता है, वहाँ पे हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ भरा रहता है। मतलब विषैला तरल पदार्थ भरा होता है। तो हिप्नोटॉक्सिन जो का सिक्रीशन दंश कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह दंश कोशिका किसमें पाया जाता है? सिलेंट्रेटा, जिसे नाइडेरिया हम कहते हैं, उनमें पाया जाता है। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। पारिस्थितिक तंत्र का क्या महत्व है? पारिस्थितिक तंत्र का महत्व दो प्रकार से कुछ तत्वों और गैसों का चक्रीकरण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण होता है। साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेस। और दूसरा है ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है, इकोसिस्टम में, तो इम्पॉर्टेंस क्या है? तो दो इम्पॉर्टेंट है। साइक्लिक तत्वों का चक्रीकरण होता है, गैसों का चक्रीकरण होता है, और ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तो यह जो इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंस है, यह इकोसिस्टम का क्या है? दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों प्रकार के इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों परिस्थितियों में इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। रीजन्स ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट फॉर कोबरा बाइट। यदि कोबरा काट लेता है, कोबरा की दंश करता है, किसी को काटता है, तो रोगी की मृत्यु का क्या कारण होता है? तो रोगी की मृत्यु का क्या कारण होता है? तंत्रिकाओं की निष्क्रियता, इनएक्टिवेट ऑफ नर्व। तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के द्वारा रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यदि कोबरा काटता है, कोबरा स्नेक काटता है, बाइट करता है, तो क्या होता है? न्यूरल जो हमारा नर्व होते हैं, नर्व तंत्रिका निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके द्वारा उनकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के विष को हम क्या कहते हैं? न्यूरोटॉक्सिन तंत्रिका के विष कहते हैं, न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं। और वाइपर सर्प का विष क्या होता है? वाइपर सर्प का विष जो होता है, वाइपर सर्प विष व क्राइट सर्प का विष क्या होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है। मतलब हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है। वाइपर सर्प और का विष और क्राइट
क्राइट सर्प, वाइपर और क्राइट सर्प जो होता है ये हिप्नोटॉक्सिन होते हैं। कैसे होते हैं? हिप्नोटॉक्सिन होते हैं। ये क्या करते हैं? रुधिर परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो वाइपर और क्राइट जो होता है यह रुधिर तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से क्या होता है? रुधिर वाहिनियाँ एवं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सूजन शुरू हो जाता है, सूजन होने लगता है। तो वाइपर और क्राइट जब ये इसने काटते हैं तो ये रुधिर जो सर्कुलर सिस्टम होता है वह प्रभावित होता है और वहाँ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं, सूजन शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आने लगता है। तो इस प्रकार से हम सब कोबरा क्या करें? या न्यूरोटॉक्सिक होता है। वाइपर और क्राइट कैसे होते हैं? हीमोटॉक्सिन होते हैं। कैसे होते हैं? हीमोटॉक्सिन होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, चमगादड़, टिड्डे, कबूतर के पंख कैसे होते हैं? किसके? चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख कैसे होते हैं? ये पंख जो होते हैं समरूप अंग होते हैं, जिसे समरूप या समृद्धता या सादृश्यता, मतलब समरूप, सावृतता या सादृश्य, समान दिखाई दे, पंख के जैसे दिखाई देते हैं। तो समृद्धता या समरूपता मतलब समानकार, समृद्धता समानकार, समरूपता एक जैसे दिखाई देते हैं। तो एनालॉजी मतलब एनालॉजी कहते हैं, समृद्ध अंक कहते हैं, हम कह सकते हैं समृद्ध अंक कहते हैं, जिनके कार्य क्या हो? समान हो लेकिन इनकी संरचना क्या होती है? डिफरेंस होती है। चमगादड़, टिड्डे, कबूतर के अंक कैसे होते हैं? समरूप अंग, समरूपता या समृद्धता या सादृश्यता हम इन्हें कहते हैं। और यदि हम समजातीयता कहें, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनकी आंतरिक संरचना क्या होती है? सेम होती है और उनकी रंग, उनका स्ट्रक्चर क्या डिफरेंस प्रकार का होता है, मतलब बाहर से दिखने में अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए इनके क्या होते हैं? मछलियाँ जैसे समझाता क्या? होमोलॉगस जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनियों के अग्रपाद, मूल संरचना उद्भव में समान होते हैं। इनकी संरचना समान होती है, इसीलिए हम इन्हें होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। और इनके कार्य क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना समान होती है। और समृद्धता में क्या है? कार्य समान हो और कार्य समान होते हैं। क्या होते हैं? कार्य समान होते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना डिफरेंस होती है समृद्धता में या एनालॉगस में। लेकिन समजातीयता होमोलॉगस में क्या होता है? होमोलॉगस में क्या होता है? उनका मूल रचना उद्भव में समान होते हैं, लेकिन कार्य में डिफरेंस होते हैं। इस प्रकार से होमोलॉगस, एनालॉगस को हम लोगों ने समझा। एनालॉगस में क्या होता है? समृद्ध जिसे कहते हैं, सादृश्यता, समरूपता, समृद्धता। और समजातीयता होमोलॉगस को कहते हैं। होमोलॉगस में आंतरिक संरचना सेम है और बाहरी जो कार्य उनके डिफरेंस हैं, उनके कार्य डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन समरूपता में दिखाई तो एक जैसे देते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना डिफरेंस है और कार्य क्या है? इनके एक जैसे हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, कप के समान आकृति वाली संरचना को कहते हैं एक कप से फ्लोटिंग बॉडी, एक जिसको इसको कार्प कहते हैं, इस कार्ड इसको कार्प को क्या कहते हैं? कप के आकृति वाली संरचना को एपोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोथीसियम कहते हैं। कप की जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एपोथीसियम कहते हैं। कुछ लाइकेन व कवक में फ्रूट, जो कुछ लवक और काइकेन में कुछ जो होते हैं लाइकेन व कवक में कप के जैसी आकृति की संरचना बनती है। तस्वीर नुमा कप की आकृति जैसी संरचना बनती है। अंदर की संरचना एक अस्तर से ढकी होती है। अंदर की संरचना एक अस्तर से क्या होती है? ढकी होती है, जिसमें एस्कस पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? एस्कस पाए जाते हैं। इसी आकृति को एपोथीसियम कहते हैं। एस्कस इसमें पाए जाते हैं, तो इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? एपोथीसियम कहते हैं। कुछ फंगस और लाइकेन्स में कुछ फंगस और लाइकेन में कंडीशन पाई जाती है, जिससे हम कप के जैसे स्ट्रक्चर बनती है, जिसे एपोथीसियम कहते हैं। इसमें एस्कस बनते हैं, इसमें एस्कस पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, तो विषम जालिकता हेट्रोथाइलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाई। विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? किस कवक में खोजा गया? तो म्यूकर में विषम जालिकता सर्वप्रथम म्यूकर में ज्ञात हुई। ये इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की? ब्लैक्सली ने 1904 ईस्वी में म्यूकोरेल्स में लैंगिक जनन का अध्ययन किया। लैंगिक जनन का अध्ययन करते समय जो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका अध्ययन करते समय विषम जालिकता हेट्रोथाइलिज्म मतलब इनका थाइलस दो प्रकार से बना होता है, एक प्लस स्टेन और मतलब एक प्लस स्टेन एक माइनस स्टेन से। प्लस स्टेन को क्या कहते हैं? मतलब इसी को हम हेट्रोथाइलिज्म कहते हैं। और प्लस स्टेन को मादा कहा जाता है और नर को माइनस स्टेन कहा जाता है। इस प्रकार से जो देखा गया कि जो कवकों में जो दो थाइलस की स्ट्रक्चर बनती है प्लस और माइनस स्टेन की, तो यह जो लैंगिक जनन में एक दूसरे से अटैच में आते हैं, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है।
इसमें कवक के थैलस में जो हेटेरोथायलिज्म होते हैं, इनमें एक एक हाइफी जो होते हैं पास पास आते हैं और उनमें क्या होता है, निषेचन क्रिया होती है, एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इसी को हेटेरोथायलिज्म कहते हैं। इसकी खोज किसने की? ब्लैक्सली ने की थी 1904 ईस्वी में की थी। और किसमें किया था? म्यूकर में किए थे। म्यूकर में खोज उन्होंने किया। क्लाइम कलेक्शन का क्लाइम कनेक्शन का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? क्लाइम कनेक्शन जो होता है या फंगस में देखा गया था, तो फंगस में जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया क्लाइम कलेक्शन? तो हाफमैन तो जो हाफमैन थे, हाफमैन के द्वारा जो है क्लाइम कलेक्शन को देखा गया। क्लाइम कलेक्शन एक संरचना है जो कवकों में हाइफी कोशिकाओं के विकास से बनता है। हाइफी कोशिकाओं में विकास होता है और वहाँ पे न्यूक्लियस का ट्रांसफर, एक दूसरे से आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, जिसी को हम क्लाइम कलेक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइम कलेक्शन कहते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता है। कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कवक की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन में आपका दिया गया कवक की कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम पाया जाता है कवक की कोशिका में, गाल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। तो इसमें से उपरोक्त आल, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक था। ये जो है 2002 में जो टीजीटी में क्वेश्चन आया था, या मिस्टेक था, क्योंकि इसमें सभी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें तो सभी पाए जा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन क्या था? रॉन्ग था। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। जो इनमें हाइफी होते हैं, अनेक हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं? माइसिलियम बनाते हैं। अनेक हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं? माइसिलियम बनाते हैं। इनमें कुछ में सेप्टा पाया जाता है, कुछ में सेप्टा एब्सेंट होते हैं। ऐसे फाइकोमाइसिटीज वर्ग में क्लास में जो है कुछ में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज पट पाए जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज में कुछ में पट पाए जाते हैं, मतलब सेप्टा पाए जाते हैं फाइकोमाइसिटीज में। जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये कैसे होते हैं? सेप्टेट कवक सूत्र होते हैं, सेप्टेट माइसिलियम होते हैं। और इसमें अगर हम देखें इनके जो कवक का पट बना होता है, सेप्टा बना होता है, किससे बना होता है? कवक का जो सेप्टा बना होता है सेलुलोज और काइटिन था गैलोस सेलुलोज का जो सेप्टा होता है सेलुलोज, काइटिन और गैलोस से बनी होती है। कवक काइटिन का फार्मूला क्या है? C22H54 N4O21 N की प्रकृति के काइटिन का भिन्न होता है, मतलब ये जो है कवक काइटिन का फार्मूला है। नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जैसे देखते हैं कि नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। नास्टाक जो एल्गी होता है, मतलब जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें जो होता है इसकी भीतरी परत किससे बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। किससे बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। इसकी संरचना, नास्टाक सेल की संरचना कैसी होती है? गोल या गोलाकार होती है, या कोशिका, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है म्यूकोपॉलीमरिक होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है कैसे होती है? म्यूकोपॉलीमरिक होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। बैट्रोकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल जो है यह पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? यह ताजे जलों में पाई जाती है। ताजे जल में शिला के ऊपर, मतलब पत्थरों के ऊपर पाई जाती है। यह शैवाल लाल शैवाल है। यह कैसा शैवाल है? लाल शैवाल है, जो ताजे जल में पाया जाता है। यह शैवाल कैसे? फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यह धीरे धीरे बहने वाली धाराओं, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। इसकी कुछ जातियां पत्थरों से जुड़ी होती हैं, नदी के जल में अम्ल का श्रावण करती हैं। बैट्रोकोस्पर्मम की बहुत सी जातियां वार्षिक होती हैं। कुछ जातियां क्या होती हैं? वार्षिक होती है। जैसे बैट्रोकोस्पर्मम जो है बैट्रोकोस्पर्मम वैगस जो होता है बहुवर्षीय होती है। यह कैसी होती है? बहुवर्षीय होती है। उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है? उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसे होती है? रेटिकुलेट होती है, जालिकावत होती है। उडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना जालिकावत रेटिकुलेट होती है। उडोगोनियम में की कोशिका भित्ति काफ़ी कठोर होती है, जो काइटिन, मध्य पेक्टिन, अंदर सेलुलोज। देखिए काइटिन बाहरी कैसे होती है? इनकी कोशिका भित्ति जो होती है बाहरी काइटिन की बनी होती है। मध्य की जो भित्ति होती है, इनकी जो दीवार होती है मध्य, देखिए बाहर की कोशिका भित्ति, उडोगोनियम की कोशिका भित्ति के बाहरी लेयर क्या होती है? काइटिन की होती है। मध्य में क्या होती है? पेक्टिन होता है। और अंदर जो है सेलुलोज की भित्ति होती है, सेलुलोज होती है। तो ये 3 लेयर हम कह सकते हैं। इनकी जो है भित्ति बनी होती हैं उडोगोनियम की, ये 3 लेयर से बनी होती हैं, काइटिन की, पेक्टिन की और सेलुलोज अंदर, मध्य में पेक्टिन और काइटिन सबसे बाहर पाया जाता है। कोशिका के मध्य में बड़ी रिक्तियाँ बनती हैं। क्लोरोप्लास्ट
रेटिकुलेट जालिकावत होती है। उरोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट जो होता है जालिकावत होता है। क्लोरोप्लास्ट में बहुत से पायरेनाइड पाए जाते हैं। उरोगोनियम के क्लोरोप्लास्ट में बहुत से पायरेनाइड होते हैं। इनकी कोशिका एक कोशिकीय होती है। ये कैसे होती है? उरोगोनियम जो होता है इनकी कोशिका एक कोशिकीय होती है। न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में इनकी कोशिका एक कोशिकीय होती है और न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में वह क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम के बीच में होता है। क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम के बीच में पाया जाता है। तो वॉलबॉक्स की कॉलोनी की संरचना कैसी होती है? वॉलबॉक्स की कॉलोनी की संरचना जो होती है ओवल या गोलाकार स्फेरिकल होती है। प्रत्येक कॉलोनी में 500 से 60,000 कोशिकाएं होती हैं। इसलिए 5,000 से 60,000 कोशिकाएं होती हैं। ये इनकी संरचना अंडाकार गोलाकार होती है। इनकी कॉलोनी की प्रत्येक कोशिकाएं कैसी होती हैं? बाइफ्लैजेलेट होती हैं। परिध पर एक स्तर से जुड़ी रहती हैं। कॉलोनी के प्रत्येक कोशिका में अपनी जिलेटिन पित्त होती है। इससे प्रत्येक कोशिका अपने को अलग रखती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप को क्या करती है? प्रत्येक कोशिका जिलेटिन पित्त के द्वारा अलग होती हैं। कॉलोनी की कोशिका नाशपाती के आकार की होती है, जिसका निचला हिस्सा चौड़ा और ऊपरी हिस्सा संकीर्ण होता है। कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? वॉलबॉक्स की कोशिकाएं कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। ये कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक। इनकी बहुत सी संरचनाएं क्लाइमेडोमोनास से मिलती हैं। क्लाइमेडोमोनास से बहुत सी संरचनाएं मिलती हैं। एक न्यूक्लियस मतलब इनमें एक न्यूक्लियस व कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कप के आकार की किसमें? वॉलबॉक्स में कप के आकार की जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक न्यूक्लियस पाया जाता है। पामेला स्टेज किसमें पाई जाती है? पामेला स्टेज इलोथ्रिक्स में पाई जाती है। पामेला स्टेज इलोथ्रिक्स में पाई जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं में कशाभिकाएं नहीं बन पाती हैं। बीजाणुओं में किसमें कशाभिकाएं नहीं बन पाती हैं। ये बीजाणु अचल बीजाणु कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं? अचल बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणु होते हैं। इन्हीं अचल बीजाणुओं के ऊपर म्यूसिलेज नामक आवरण आ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? पामेला अवस्था कहते हैं। मतलब ये अचल बीजाणु के ऊपर एक म्यूसिलेज आवरण हो जाता है। म्यूसिलेज एकत्र हो जाते हैं, जिससे एक म्यूसिलेज का आवरण बन जाता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से जिनकी रक्षा होती है, बीजाणुओं की प्रतिकूल परिस्थिति से रक्षा होती है। इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? पामेला स्टेज कहते हैं। पामेला स्टेज कहते हैं। पामेला स्टेज किसमें पाया जाता है? इलोथ्रिक्स में। इलोथ्रिक्स में पामेला स्टेज पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है कहा जाता है होल्ड फास्ट। इलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा भूमि के आधार से जुड़ा होता है इलोथ्रिक्स, उसे हम क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट कहते हैं। इलोथ्रिक्स जो होता है कैसे होता है? इलोथ्रिक्स जो होता है यह तंतुमय शैवाल है, जो स्वच्छ जल में धीरे धीरे बहने वाले नदियों, झरनों, तालाबों आदि में पाया जाता है। यह कैसे है? तंतुमय हरा शैवाल होता है। इलोथ्रिक्स कैसा है? तंतुमय हरे शैवाल है, जो तालाबों, झरनों, नदियों आदि में पाया जाता है। शैशव अवस्था में आधार से होल्ड फास्ट द्वारा जुड़ा रहता है, परंतु बाद में यह तैरता है। होल्ड फास्ट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। होल्ड फास्ट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इलोथ्रिक्स कैसे है? तंतुमय शैवाल है, यह जल में धीरे धीरे रहता है। और जब शैशव अवस्था होता है जिसमें होल्ड फास्ट द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन जैसे एडल्ट होता है यह तैरने भी लगता है। जल में क्या तैरने में भी लगता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट होल्ड फास्ट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। होल्ड फास्ट की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। किसमें? इलोथ्रिक्स में। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए, क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग यही देखें कि क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाली क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसे होती है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना जो होती है कैसे होती है? कप के आकार की होती है। कैसे होती है? कप के आकार की संरचना किसमें पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनास में। और रेटिकुलेट जालिकावत किसमें पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट की संरचना जालिकावत किसमें पाई जाती है? उरोगोनियम में। उरोगोनियम में जालिकावत पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। और क्लेमाइडोमोनास में कैसे पाया जाता है? कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट की संरचना पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना जालिकावत, रेटिकुलेट, उरोगोनियम में पाई जाती है, जबकि कप के आकार की क्लोरोप्लास्ट की संरचना क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। कप के आकार की क्लोरोप्लास्ट की संरचना क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। जालिकावत, उरोगोनियम, कप के जैसे स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस द्वारा नामक वैज्ञानिक द्वारा लाइकेन का शब्द का प्रयोग किया गया, जो एक कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी। लाइकेन के दो घटक माइकोबांड और फाइकोबांड। माइको में क्या होते हैं? कवक, और फाइको में क्या होते हैं? शैवाल। दोनों घटकों से मिलकर बना होता है। अगले बात हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन की। विषाणु वायरस को सर्वप्रथम
किसने प्राप्त किया, किसको श्रेय जाता है? तो क्रिस्टल के स्टैनले डब्ल्यू एम स्टैनले ने सबसे पहले विषाणु को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। तो डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्रिस्टल के रूप में वायरस को सबसे पहले प्राप्त किया में 1935 ईस्वी को। वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज वैज्ञानिक इवानोस्की ने सन 1892 ईस्वी में की। तंबाकू की पत्तियों से किया। तंबाकू की पत्तियों में खोजा किसने? इवानोस्की ने। उन्हें 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्तियों में जो चितेरी रोग, टोबैको मोजाइक रोग होता है, उसमें उन्होंने देखा, उसमें वायरस की खोज की। उसके द्वारा उन्होंने क्या किया? वायरस की खोज किया। वायरस की खोज आपसे पूछा जाए तो किसने किया? इवानोस्की ने। किसमें किया? तंबाकू के मोजाइक रोग में। तंबाकू के मोजाइक रोग की पत्तियों के द्वारा अध्ययन करने पर उन्हें वायरस की खोज की। और ल्यूवेनहॉक जो सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक के पिता कहे जाते हैं, ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हालांकि सूक्ष्म जैविकी की विविध स्थापना 19वीं सदी में लुई पाश्चर के अनुसंधान से हुई। आपको कहा जाए तो ल्यूवेनहॉक क्या है? सूक्ष्म फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। और यदि आपसे पूछा जाए तो वायरस की खोज किसने की? इवानोस्की ने किया था। आपसे पूछा जाए विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया? तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने प्राप्त किया क्रिस्टल के रूप में। वायरस का खोल बना होता है, किससे बना होता है? वायरस का खोल जो होता है किससे बना होता है? वायरस का खोल प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यह प्रोटीन अनेक कैप्सोमियर्स, अनेक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्सों से बना होता है, जिसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सूल बहुत से प्रोटीन इकाई होती है। एक किसी कैप्सूल में बहुत से प्रोटीन की इकाई होती है, जिसे कैप्सोमियर्स कहते हैं। पूरे कण को विरियन कहते हैं। वायरस के पूरे कण को क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। वायरस के पूरे कण को विरियन कहते हैं। इसका आकार, पूरे कण के आकार को हम विरियन कहते हैं। इसका आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। वायरसों का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। तो वायरस का डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह डीएनए आरएनए के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायरस बीमारी घरेलू पालतू जानवर में पाई जाती है? मतलब घर पे जो हम जब पालतू जानवर पालते हैं उनमें वायरल के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायरल के द्वारा होती है पालतू जानवरों में, घर के पालतू जानवरों में? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है। इसी क्वेश्चन में कहा गया कि वायरस के द्वारा घरेलू घर के पालतू जानवरों में वायरस के द्वारा कौन सी रोग होती है। लेकिन ऑप्शन में दिया है ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं होगा। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी का रोग जो होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह रोग होता है। यह रोग जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। इस रोग को यक्ष्मा और काक भी कहते हैं। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की। टीबी जीवाणु को रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने टीबी जीवाणु की खोज 1882 ईस्वी में की थी। ये जीवाणु मुंह में थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। टीबी के जीवाणु जो है थूकने और चूसने से या चूमने से प्रसारित होते हैं। निमोनिया रोग क्या है? डिप्लोकोकाई निमोनिया जीवाणु से होता है। डिप्लोकोकाई निमोनिया रोग जीवाणु से होता है, जिसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डिप्लोकोकाई निमोनिया रोग जीवाणु से होता है। पीलिया किसके द्वारा होता है? पीलिया जो होता है, पीलिया पित्तवर्ण बिलिरुबिन का निर्माण मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। पीलिया जो होता है आरबीसी हीमोग्लोबिन के मरने पर यह यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। रक्त की जगह पित्त रस में मिलता है। देखिए, यह पित्त रस जो पित्त में जब बन जाना चाहिए, लेकिन सीधे रक्त में मिल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हमारी उच्च वायु O2 कंटेंट इन द एयर वी एक्सपायर इज। देखिए, O2 जो हम बाहर करते हैं तो कितने कंटेंट उसकी O2 की मात्रा होती है? 16%। कितनी होती है? 16%। हमारी उच्च वायु की उसमें जो हम बाहर निकालते हैं तो O2 की मात्रा कितनी होती है? 16% होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 21%। ऑक्सीजन जो होता है लिया कितना जाता है? 21% लिया जाता है। और 16% जो बाहर निकाला जाता है उसकी मात्रा होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। नाइट्रोजन 75 कह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तब बाहर निकाली वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो बराबर रहती है 75। और ऑक्सीजन की मात्रा देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन की मात्रा 17% हो जाता है।
मतलब 16-17 कह सकते हैं, 16-17% हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा अंतिम उत्पाद में क्या बनता है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है पायरुविक एसिड है। क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किसके द्वारा होता है? स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किसके द्वारा होता है? स्तनियों में जो है हृदय स्पंदन का नियंत्रण जो होता है हृदय में गति निर्धारक की उपस्थिति के द्वारा, हृदय में गति निर्धारक की पेसमेकर होता है ना, हृदय में जो पेसमेकर होते हैं वो क्या करते हैं? हृदय स्पंदन को नियमन करते हैं, हृदय स्पंदन का नियमन करते हैं, जिसे हम एसीए नोड कहते हैं। पेसमेकर या एसीए नोड गति निर्धारक अंग कहते हैं। स्फैग्मोमाइनोमीटर से नापते हैं। स्फैग्मोमाइनोमीटर से हम क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर। स्फैग्मोमाइनोमीटर से रुधिर दाब नापते हैं। हृदय स्पंदन, लय, डब की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इस ध्वनि को लय और लब और डब की ध्वनियाँ जो सुनाई देती हैं यह स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है हम क्या देखते हैं? लब और डब की ध्वनियों को सुनते हैं। जिस दाब के द्वारा रुधिर वाहिनियों में रुधिर बहता है उसे हम क्या कहते हैं? रुधिर दाब कहते हैं। हृदय की सिकुड़न और शिथिलन। हु कैन बी कॉल्ड एज फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स? अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कहा जाता है? अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कहा जाता है? कंडीशनल रिफ्लेक्स किसे कहा जाता है? किसी साइंटिस्ट को कहा जाता है? तो पावलोव जो है अनुबंधित प्रतिक्षेप के जनक कहा जाते हैं। फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स को पावलोव को कहा जाता है। अनुबंधित प्रतिक्षेप के जनक किसे कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। कंडीशनल रिफ्लेक्स का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव का कहा जाता है। भोजन को देखकर लार का टपकना कुत्तों में एक सरल प्रतिवर्ती प्रक्रिया का उदाहरण है, किंतु बिना भोजन को देखे किसी उद्दीपन द्वारा कुत्तों में लार का टपकना शुरू किया जा सकता है। प्रक्रिया को समझने के लिए पावलोव वैज्ञानिक ने निम्नलिखित प्रयोग कुत्तों को भोजन को देकर बार बार घंटी बजाकर किया गया। कुत्ते में लार स्रावित हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। जब उसमें बार बार ऐसे किया गया तो उसमें एक प्रकार से अनुबंधित अनुक्रिया हो गई, कंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। मनुष्य का टाइप करना, तैरना, साइकिल चलाना, बुनाई करना भी इसी के उदाहरण है। मनुष्य का टाइप करना, मनुष्य टाइप करता है। तैरना सीख किया, बार बार वो तैरने में आसान हो गया। साइकिल चलाना, बुनाई करना आदि सीखने की प्रक्रिया अनुबंधित प्रतिक्षेप की प्रक्रिया के रूप में होता है। मनुष्य का टाइप करना, तैरना, चलना, बुनाई करना आदि अनुबंधित प्रक्रिया के रूप में हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव होता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव जो होता है एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स का सिक्रीशन एड्रिनल ग्रंथि से होता है। यह ग्रंथि जो है ये वृक्क के शीर्ष पर 4 से 5 ग्राम की टोपी के समान अद्विक या एड्रिनल ग्रंथि पर लगी होती है। इस ग्रंथि के तो 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कार्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं? मिनरेलोकार्टिकोइड्स, एल्डोस्टेरान हार्मोन्स होते हैं। एल्डोस्टेरान हार्मोन्स होता है। मिनरेलोकार्टिकोइड्स जो है एल्डोस्टेरान हार्मोन्स में कार्य करता है। ग्लूकोकार्टिकोइड्स कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरान हार्मोन्स कार्य करता है। मिनरेलोकार्टिकोइड्स एल्डोस्टेरान हार्मोन्स में कार्य करता है। ग्लूकोकार्टिकोइड्स कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरान हार्मोन्स में कार्य करता है। लिंग हार्मोन्स एड्रोजन हार्मोन जो होता है नर लिंग हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, मतलब कार्टिस बाद से एल्डोस्टेरान हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो मिनरल का कंट्रोल करता है। ग्लूकोज, कार्टिसोल और कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीशन होता है जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल कर नियंत्रित करता है। लिंग हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन, एस्ट्रोजन होते हैं, नर हार्मोन्स होते हैं, तो नर हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स का सिक्रीशन और ग्लूकोज को नियंत्रित करना और मिनरल को नियंत्रित करना एड्रिनल कार्टेक्स के से स्रावित हार्मोन्स होते हैं जो निकलते हैं। अगर हम देखें तो मेडुला से कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं? एड्रेनालिन हार्मोन्स होते हैं और नार एड्रेनालिन होते हैं। एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन होते हैं। तो इन हार्मोन्स का क्या काम है? एड्रेनालिन हार्मोन्स की कमी से एडिशन का रोग हो जाता है। एड्रेनल हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? एडिशन का रोग हो जाता है। इस हार्मोन्स की खोज सबसे पहले वर्णन किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। इस हार्मोन्स का वर्णन सबसे प्रथम एड्रिनल हार्मोन्स क्यों रखा गया? थॉमस एडिसन ने इसका वर्णन किया था, इसलिए एड्रिनल हार्मोन्स कहा जाता है। इसमें सोडियम और इसके साथ साथ जल काफ़ी मात्रा में मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाने से सोडियम और के साथ साथ
जल काफ़ी मात्रा में मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाने से शरीर में निर्जलीकरण आ जाता है और रक्त का दाब घट जाता है, जिसके अतिरिक्त रक्त में शर्करा की कमी हो जाती है। शर्करा की कमी को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। जो पेशियाँ विशेषतर कमी रहने से पेशियाँ विशेषतर हृदय पेशियाँ, जिगर तथा मस्तिष्क कमजोर हो जाता है तथा उपापचयी दर BMR और शरीर ताप घट जाता है। उपापचयी दर BMR घट जाता है। भूख की कमी, मिचली, घबराहट आदि होने लगती हैं। हाथों तथा गर्दन, चेहरे, कभी कभी अन्य भागों की त्वचा में मिलैनी रंग के कारण अजीब और कास्य वर्ण या प्रोवाइजिंग हो जाता है। ठंड तथा देखिए एड्रिनल ग्रंथि से निकले हार्मोन्स क्या होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स। इस प्रकार हम कहते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि से जो भी हार्मोन्स सिक्रीशन होते हैं वो कैसे होते हैं? जीवन रक्षक होते हैं। नॉर एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। और जैसे हम लोगों ने देखा एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से होते हैं? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स जो मिनरल को बैलेंस करते हैं। कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन जो होता है या ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं। एंड्रोजन नर हार्मोन्स और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से, मेडुला से हम लोगों ने देखा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कर्सिन परानिस्यंदन किसमें होता है? परानिस्यंदन की प्रक्रिया जो होती है बोमन संपुट में होता है। परानिस्यंदन बोमन संपुट में पाया जाता है, बोमन कैप्सूल में पाया जाता है। बोमन संपुट में पाए जाने वाली कोशिकाओं कि गुच्छ ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। परानिस्यंदन की प्रक्रिया जो होता है बोमन संपुट में पाए जाने वाली कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। निस्यंदन की क्रिया के फलस्वरूप निस्यंदन की क्रिया ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मानव शशक मतलब खरगोश एवं अन्य आवली स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम टेक प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया इसमें होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है। इनमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। कैसेरिकियों के नेत्र में अंधबिंद पर कैसेरिकियों के नेत्र के अंधबिंद पर क्या होता है? अंधबिंद पर क्या पाया जाता है? तो अंधबिंद पर देयर इज ए नाइदर रॉड एंड और कोन। वहाँ पे न तो रॉड पाया जाता है न तो कोन पाए जाते हैं। तो कैसेरिकियों के नेत्र में अंधबिंद पर मतलब ब्लाइंड स्पॉट पे क्या नहीं पाया जाता? दोनों रॉड और कोन दोनों नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो यह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 1859 ईस्वी में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? डार्विन थे। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। तो किस वैज्ञानिक थे जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की बुक के रचना किए थे या छापे थे? तो कौन थे? डार्विन थे। इस पुस्तक को छापने वाले कौन थे? रचयिता कौन थे? डार्विन थे। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिकल किस पुस्तक जो रचना की गई किसने किया था? तो लामार्क ने फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी की रचना की थे। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की रचना किसने की थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी किसने रचना की? लामार्क ने किया था। और अल्फ्रेड रसेल वेलेस, 3 वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने क्या किया था? जो डार्विन के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। डार्विन के सिद्धांत के क्या थे? प्रवर्तक थे। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक को प्रकाशन किया। ओपेरिन कौन थे? ओपेरिन ने 1924 ईस्वी में रासायनिक संश्लेषण के द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। 1924 ईस्वी में ओपेरिन ने रासायनिक संश्लेषण द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। काला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं। इसका कार्य है तो काला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो होता है दोनों है, जैसे सुनना और सुनने में सहायता करना। हियरिंग एंड बैलेंसिंग मतलब संतुलन में सहायता करना। जो काला गहन होता है, काला गहन का जो होता है वो क्या काम करता है? तो यह काम जो है या क्या काम करता है? हियरिंग और बैलेंसिंग मतलब दोनों, बैलेंस और सुनने, संतुलन में सहायता, संतुलन और सुनना दोनों में सहायता करता है कौन? काला गहन। काला गहन दोनों कार्य करता है। काला गहन को मेम्ब्रेन लैब्रिंथ, काला गहन को क्या कार्य बोला जाता है? मेम्ब्रेन लैब्रिंथ बोला जाता है। तो यह संतुलन और
संतुलन का भी काम करता है और सुनने में भी सहायक है। ये कहाँ पाया जाता है? सुनने के शारीरिक संतुलन का भी कार्य करता है। यह क्या कहाँ पाया जाता है? कर्ण में पाया जाता है। कर्ण के किस भाग में पाया जाता है? टेम्पोरल के पेट्रस भाग में पाया जाता है। कर्ण के टेम्पोरल के पेट्रस भाग में पेट्रस भाग में पाया जाता है। अनेक गुहाएं होती हैं जो सम्मिलित रूप से अस्थि लैब्रिंथ में मेम्ब्रेन लैब्रिंथ में क्या होते हैं जो सम्मिलित रूप से अस्थि लैब्रिंथ में होते हैं। यह वास्तव में अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी होती है। कला लैब्रिंथ का अंतःकरण होता है। कला लैब्रिंथ का अंतःकरण होता है जिसमें सुनने और शरीर को नियंत्रित से संबंधित तंत्रिकाएं होती हैं। इसमें अनेक प्रकार के तरल पदार्थ भरे होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होती है? कुछ रुधिर वर्ग में एंटीजन दोनों पाए जाते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो आप जानते हैं कि ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा गया था। तो ए बी जिसमें एंटीजन दोनों पाए जाएंगे वह ए बी वर्ग रुधिर वर्ग होगा। क्या होगा? ए बी वर्ग रुधिर वर्ग होगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है, कौन होता है? क्रो-मैग्नान मानव जो वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज क्रो-मैग्नान मानव है। लगभग 1 लाख वर्ष के सफल अस्तित्व के बाद जब निंडरथल मानव का विलोप होने लगा तो उसका स्थान एक भिन्न मानव जात ने लिया। इस जात की उत्पत्ति निंडरथल के पूर्व विलोप से पहले ही आज के लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निंडरथल स्थल में हुई। क्रो-मैग्नान अधिक विकसित लगभग वर्तमान मानव जैसे था क्योंकि इनके जीवांश सबसे पहले मैग्रीवर को फ्रांस में क्रो-मैग्नान के शिलाखंडों में मिले। किसको मिले? मैग्रीवर को फ्रांस के क्रो-मैग्नान के शिलाखंडों में मिले। इससे क्रो-मैग्नान मानव कहा गया। आधुनिक विज्ञान इससे वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव भी को उपजात होमो सैपियंस फिलॉसफी भी मानते हैं। महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? महाकल्प में कौन सा क्रम सही है? आर्कियोजोइक पहले, फिर प्रोटीरोजोइक, फिर पैलियोजोइक। पहले क्या आया? आर्कियोजोइक, फिर प्रोटीरोजोइक, फिर पैलियोजोइक आया। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाता है? इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाता है? इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाता है? तो कौन सा है? खंजन चिड़िया, वैगटेल्स जो होता है भारत से बाहर घोंसला बनाती है। खंजन चिड़िया जो है भारत से बाहर घोंसला बनाती है। शुतुरमुर्ग है, कोयल है, कबूतर है, भारत में बनाते हैं लेकिन खंजन वैगटेल्स भारत से बाहर घोंसला बनाती है। मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी जो होती है मेढक में? वाई के आकार की होती है। तो वाई के आकार की जो हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है? टेरिग्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिग्वाइड। मेढक में टेरिग्वाइड्स बोन जो होती है वह उसकी संरचना कैसी होती है? वाई के आकार की होती है। कैसी होती है? वाई के आकार की होती है। टेरिग्वाइड जो होती है ये वाई के आकार की संरचना होती है। किसमें होती है? मेढक में पाई जाती है। यह क्रेनियम के पार्श्व के पश्च तल से जुड़ी होती है। प्रत्येक टेरिग्वाइड 3 रेंज वाई के आकार की होती है। इसकी आरी रेंज बिम्ब, मैक्सिला और बाहरी छोर प्लाटिन से जुड़ा होता है। इसके आरी 6 रेंज मैक्सिला के लिम्ब से जुड़ा होता है और बाहरी छोर जो होता है प्लाटिन से जुड़ा होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि जो होती है स्टेपीज होती है। स्टेपीज अस्थि पाई जाती है। हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। मनुष्यों द्वारा निर्मित अंतःकाल तंत्र में कुछ 206 अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी? कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जबकि शिशु में जो बच्चा होता है तो उसमें 300 अस्थियां पाई जाती है। 300 शिशु में, 206 अस्थियां किसमें पाई जाती हैं? जो मानव में पाई जाती हैं, जो एडल्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कोरल चट्टानें, कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय। कोरल रीफ किसके द्वारा बनाई जाती है? कोरल रीफ सिलेंट्रेट के द्वारा बनाई जाती है। कोरल रीफ किसके द्वारा बनाई जाती है? सिलेंट्रेट के द्वारा। सिलेंट्रेट देखिए, संघ सिलेंट्रेट के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का वाहक कंकाल पाया जाता है। मतलब एंथोजोआ से संघ सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर
कैल्शियम कार्बोनेट का वह कंकाल पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वह कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का वह कंकाल मिलकर कोरल रीफ बनाता है, कोरल बनाता है। समुद्र में कोरल चट्टानों के रूप ले लेता है। कोरल जो होता है किसके रूप में? कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है, जिसमें जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। जिसमें क्या है? जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं। मतलब कोरल जो होता है एक प्रकार की चट्टान के जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है और इसमें कुछ जंतु सुरक्षित रहते हैं। इसी को कोरल रीफ कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? विषाणुओं के लिए विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। विषाणुओं में डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। उपरोक्त में विकल्प भी जो है सबसे अधिक प्रयुक्त है, सबसे अधिक उपयुक्त है। इनमें डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं, इनमें डीएनए तथा आरएनए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया हम किसे कहते हैं, क्या है? तो स्वपोषी प्रोकैरियोटिक, जिसमें विशिष्ट नीले हरे रंजक पाए जाते हैं। स्वपोषी होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें विशिष्ट नीले हरे रंजक पाए जाते हैं, नीले हरे रंजक पाए जाते हैं। इसे साइनोबैक्टीरिया शैवाल भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया शैवाल कहते हैं। प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है जीवाणुओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है। प्लाज्मिड जो होता है जीवाणुओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ जो जीवाणुओं में अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो होते हैं कि कभी कभी मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं? मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। जब ये मुख्य गुणसूत्र का भाग बन जाते हैं तो प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग बन जाता है इसी को हम क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। एपिसोम जो होता है गुणसूत्र के साथ लगकर या पृथक होकर भी द्विगुणन कर सकते हैं, या पृथक होकर या साथ साथ भी द्विगुणन कर सकते हैं। प्लाज्मिड जो होता है पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर भी द्विगुणन करते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर द्विगुणन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्लाज्मिड को एपिसोम भी कहा जा सकता है। प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है, लेकिन एपिसोम को प्लाज्मिड नहीं कहा सकता है। प्लाज्मिड को एपिसोम कहा जा सकता है, लेकिन एपिसोम को प्लाज्मिड नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एपिसोम को प्लाज्मिड नहीं कहा जा सकता है। प्लाज्मिड को एपिसोम कहते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन एपिसोम को प्लाज्मिड नहीं कहते हैं, कह सकते हैं। बैट्रोकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण कणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। मतलब बैट्रोकोस्पर्मम जो एल्गी होता है उनमें किस कारण वो कणिका युक्त दिखाई देते हैं? किस कारण वो कणिका युक्त दिखाई देते हैं? ग्लोमेरुल के कारण या ग्लोमेरुल के कारण ये कणिका युक्त दिखाई देते हैं। बैट्रोकोस्पर्मम का थैलस जो होता है प्रोटेस्ट और इरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटेस्ट और इरेक्ट दोनों सिस्टम में विभक्त होते हैं। प्रोटेस्ट थैलस जो होता है, प्रोटेस्ट शाखाएं थैलस को सबस्ट्रेटम से पकड़ते हैं। प्रोस्टेस्ट जो होते हैं या क्या काम करते हैं? प्रोस्टेस्ट शाखाएं जो होती हैं थैलस को सबस्ट्रेटम से पकड़े रहते हैं। प्रोस्टेस्ट जो होते हैं शाखाएं जो होती हैं थैलस को सबस्ट्रेटम से पकड़े रखती हैं। प्रोस्टेस्ट जबकि इरेक्ट जो होती हैं सिस्टम जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। इरेक्ट जो शाखाएं होती हैं, इसकी ब्रांच होती हैं, जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, लेकिन प्रोस्टेस्ट जो होती है सबस्ट्रेटम से पकड़े रहती हैं। थैलस एक कोशिकीय होता है। थैलस का एक्सिस का नोड जो होता है नोड व इंटरनोड में विभक्त होता है। जो थैलस का एक्सिस होता है, एक्सिस जो थैलस का होता है नोड और इंटरनोड में क्या होता है? विभक्त होता है। यह एपिकल कोशिकाओं से निकलता है। देखिए यह एपिकल कोशिकाओं से निकलता है। मुख्य एक्सिस का नोड जो होता है, नोड से शाखाएं निकलती हैं, दो प्रकार की शाखाएं। नोड से दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ निकलती है। बैट्रोकोस्पर्मम से दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। नोड से ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ निकलते हैं। दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं। वर्ल ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है नोड पर उपस्थित होते हैं, वर्ल में उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? एक शाखा चारों वर्ल में उपस्थित होते हैं, गोले में उपस्थित होते हैं। कौन से? अनलिमिटेड ग्रोथ से जो होती हैं या एक वर्ल गोले चारों ओर से गोले के रूप में उपस्थित होती हैं। तो इसे ग्लोमरुल कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम ग्लोमरुल कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्लोमरुल कहते हैं, जिसके कारण कणिका युक्त दिखाई देती है, जिसके कारण ये कणिका युक्त दिखाई देती है। ये ग्लोमरुल जो आकार में समान होते हैं, इसकी उपस्थिति के कारण बैट्रोकोस्पर्मम का पौधा कणिका युक्त प्रदर्शित होता है। तो समझ लें जो अनलिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं होती है एक वर्ल के रूप में होती है, चारों ओर नोड के वर्ल के रूप में होती हैं, इसी को ग्लोमेरुल कहते हैं। और ग्लोमेरुल के कारण बैट्रोकोस्पर्मम जो है कणिका युक्त दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कणिका युक्त दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कवक पेनिसिलियम की प्रतिजैविक की क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया था। किस वैज्ञानिक ने कवक पेनिसिलियम की जैव प्रतिजीवी की
क्रियाशीलता को प्रथम बार बताया था? तो कवक पेनिसिलियम की प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने इनको बताया था। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, मेडिसिन के रूप में है। तो सबसे पहले किसने बताया था? सबसे प्रथम जो फ्लेमिंग ने बताया था। वो उन्होंने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया। 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया। इसके लिए 1945 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ 1945 ईस्वी में दिया गया। और 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से खोजा गया। किसने खोजा? फ्लेमिंग ने खोजा। और यह अगर देखा जाए पेनिसिलिन को जब हम इसे किस रूप में औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करते हैं तो इसको किससे प्राप्त करते हैं? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से तैयार किया जाता है। किस जात से? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त की जाती है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम क्राइसोजिनस से प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? 1928 ईस्वी में की थी। किससे की थी? पेनिसिलियम नोटेटम से की थी। तो 1945 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और यदि आपसे कहा जाए कि औद्योगिक स्तर पर किससे पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियम क्राइसोजिनस से प्राप्त की जाती है। ए वेंटर इज ए पार्ट ऑफ, वेंटर किसका भाग है? वेंटर जो है आर्किगोनियम का भाग है। आर्किगोनियम फ्लास के आकार की संरचना होती है जिसमें वेंटर था पतली ग्रीवा नेक होती है। वेंटर क्या होता है? आर्किगोनियम का भाग है जिसमें पतली नेक जैसे स्ट्रक्चर होती है। नेक अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। नेक कैनाल सेल से मिलकर बनी होती है। जो नेक होती है आर्किगोनियम में, जो नेक होती है वह अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनती है। नेक कैनाल सेल से बनी होती है। वेंटर नीचे की ओर वेंटर क्या होता है? नीचे की ओर फूला हुआ होता है। से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वेंटर क्या भाग? फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। जो आर्किगोनियम जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जो आर्किगोनियम बनता है, तो उस पर जो आर्किगोनियम बनता है उसमें क्या होता है? उसमें जो वेंट्रल सेल्स होती है वह थोड़ा फैला हुआ चौड़ा भाग, जहाँ से चौड़ा भाग आर्किगोनियम पर स्टार्ट होता है वहाँ पर पाया जाता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। या अचल नॉन मोटाइल एग होता है। इसमें एक अचल, इन्हीं वेंट्रल कोशिकाओं में एक अचल नॉन मोटाइल एग होता है तथा एक वेंट्रल कैनाल कोशिका होती है। देखिए वेंट्रल कैनाल कोशिका क्या होती है? के नीचे एक नॉन मोटाइल एग होता है। नॉन मोटाइल एग पाया जाता है किसके नीचे? वेंट्रल कैनाल के नीचे। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, सिलेजनेला के तने में उपस्थित ट्रेबिकुली प्रदर्शित होती है। कहाँ पे प्रदर्शित होती है? सिलेजनेला के तने में ट्रेबिकुली एंडोडर्मिस में प्रदर्शित होता है। एंडोडर्मिस में क्या बनता है? एंडोडर्मिस में ही ट्रेबिकुली का फॉर्मेशन होता है। मार्सिलिया के राइजोम, हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन स्टील मतलब वास्कुलर सिस्टम निम्न प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मार्सिलिया में जो है वास्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होता है? मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन मंडल एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील प्रकार का होता है। मार्सिलिया में जो है जो राइजोम की आंतरिक संरचना होती है, राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वह स्टील वास्कुलर सिस्टम जो होता है किस प्रकार का होता है? एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील प्रकार का होता है। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील मार्सिलिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइजोम में पाया जाता है। एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील किसमें पाया जाता है? एक्टो मतलब एक, जब एक लेयर पाई जाए, फ्लोएम के बाहर अंदर जाइलम की एक लेयर पाई जाए तो फ्लोएम बाहर हो जाइलम अंदर हो, चारों तरफ बाहर के एक लेयर पाई जाए, जैसे एक्विसिस्टम में एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील, एक फ्लोएम की एक लेयर पाई जाए एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील। एम्फीफ्लोइक में जिसमें फ्लोएम की दो लेयर पाई जाए एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील पाते हैं। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील में क्या होता है? एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील में क्या होता है? जिनमें जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम हो उसे एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील कहते हैं, जिसमें मार्सिलिया में पाया जाता है। मार्सिलिया में जैसे मैंने कहा, मार्सिलिया में जो होता है एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील होता है। और एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील किसमें पाया जाता है? इक्विसिस्टम में पाया जाता है। इक्विसिस्टम में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ए लाइनाज इज ए लाइना है। ए लाइना क्या है? ए लाइना जो है एक काष्ठी ऊपररोही है, वुडी क्लाइंबर है। वुडी क्लाइंबर होता है, वुड पे क्लाइंबर चढ़ने वाला होता है। इसका तना काष्ठी होता है। ए लाइना प्लांट है जो क्या होता है? ऊपररोही होती है, वुडी क्लाइंबर होता है। यह तना काष्ठी होता है। तो तना की
तना ही दूसरे आधार के साथ लिपट कर चढ़ता है, तना ही दूसरे आधार से लिपट कर चढ़ता है। जैसे डायस्कोरिया चोटी तक पहुँचती है। डायस्कोरिया जो होती है, डायस्कोरिया एक पौधा है जो चोटी तक पहुँचती है। ये लताएँ जो होती हैं मिट्टी में जड़ों द्वारा स्थिर रहती हैं। ये लताएँ जो होती हैं, ये लाइनाज क्या है, एक लताएँ हैं, लता है, झाड़िया के रूप में स्ट्रक्चर होती है, ऊपर रोही होती है, वुडी क्लाइंबर होती है, इसका तना काष्ठी होता है। वह तना ही दूसरे आधार के साथ लिपट कर चढ़ता है। जैसे डायस्कोरिया जो होती है यह चोटी तक पहुंचता है। मतलब डायस्कोरिया एक पौधा है जिसे हम लाइनाज कहते हैं, एलाइना पौधा कहते हैं, जो क्या हो वुड क्लाइंबर होता है। वुड क्लाइंबर पौधों को हम क्या कहते हैं, एलाइनाज कहते हैं। एलाइनाज जैसे डायस्कोरिया पौधा है जो चोटी तक चढ़ती है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्न में से किस पौधों में स्पेडिक्स बहुत से स्पेस से घिरे रहते हैं? मतलब किन पौधों में स्पेडिक्स जो होता है बहुत से स्पेस से घिरे रहते हैं? तो मक्का में, मेज में। मक्का में स्पेडिक्स बहुत से स्पेस से घिरे होते हैं। स्पेडिक्स प्रकार के पुष्प क्रम में स्पाइक का मुख्य अक्ष पेडकल या मांसल होता है। स्पेडिक्स प्रकार के पुष्प क्रम में स्पाइक का मुख्य अक्ष पेडकल या मांसल फ्लेसी होता है। संपूर्ण पुष्प क्रम एक बड़े रंगीन सहपत्र ब्रैक्ट या शीत से ढका रहता है। संपूर्ण पुष्पक्रम एक बड़े रंगीन सहपत्र ब्रैक्ट या शीत से ढका रहता है। जैसे मक्का में नर तथा मादा पुष्प एक ही पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। नर तथा मादा के पुष्पक्रम नर तथा मादा पुष्प एक ही पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। पुष्पक्रम में कुछ पुष्प बंद होते हैं तथा इनमें स्पेडिक्स कुछ पुष्प में क्या होते हैं, बंद होते हैं, जबकि अनेक स्पेडिक्स एक स्पेडिक्स में आते हैं तो इसे कंपाउंड स्पेडिक्स कहते हैं, यौगिक स्पेडिक्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से मक्का में जो होता है क्या होते हैं, स्पेडिक्स बहुत से स्पेस से घिरे होते हैं। स्पेडिक्स किससे स्पेस से घिरे होते हैं, किसमें, मक्का में। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश रचनाएं किससे विकसित होती हैं या अथवा प्रदर्शित होती हैं? तो किससे बनती हैं या किससे विकसित होती हैं? सिंघाड़े में जो दोनों कांटे जैसे स्ट्रक्चर होता है वह किसकी रचना होती है? रूपांतरित वादलपुंज। तो मॉडिफाइड सेपल्स से होता है, वादलपुंज के मॉडिफाइड से बनते हैं। सिंघाड़े में जो कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है वो किसके संरचना होती है? सेपल होते हैं, वादलपुंज होते हैं। तो पौधों में विविपेरी का अर्थ क्या है? पौधों में विविपेरी का मतलब क्या होता है? पौधों में विविपेरी का मतलब क्या होता है? देखिए, पौधों में विविपेरस का मतलब क्या होता है? पौधों में विविपेरस का मतलब होता है फल में पौधों के मातृ पौधों जो मातृ पौधा है, पौधों के फल में ही बीज का अंकुरण हो जाए तो उससे या उसी के साथ उसी में अंकुरण हो, उससे संलग्न रहे तो मातृ पौधों का संकलन। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। कंडीशन अधिकतर लवणवित पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लवणवित पौधों में पाई जाती है। दलदली वाले लवण युक्त भूमि पर उगने वाले पौधों के बीजों के अंकुरण पेड़ों पर लगे फलों में होती है। जब जड़ें पूर्णतः विकसित हो जाती हैं तो फल टूटकर पौधों से अलग हो जाता है और नए पौधों को जन्म देता है। जब उनमें जड़ पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है तो वह पौधों से अलग होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन फैबेसी कुल। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं। फैबेसी कुल में बीजांड प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं। ओब्यूल इस फैबेसी आर यूजुअली, मतलब ओब्यूल जो होता है फैबेसी कुल में किस प्रकार का पाया जाता है? ओब्यूल जो होता है फैबेसी कुल में किस प्रकार का होता है? तो कंपाइलोट्रोपस बाइटेगमिक प्रकार का होता है। बीजांड जो प्रायः फैबेसी कुल का बीजांड जो होता है, ओब्यूल जो होता है, कैम्पाइलोट्रोपस बाइटेगमिक प्रकार का होता है। कैम्पाइलोट्रोपस बाइटेगमिक प्रकार का होता है। कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार से जुड़ता है कि ओब्यूल और निभाग चैलेजा एक सीध में नहीं रहते। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है? ओब्यूल और निभाग चैलेजा जो होता है एक सीध में नहीं रहते हैं, लेकिन उनका भ्रूणपोष होता है एम्ब्रियो सेक सीधा होता है। एम्ब्रियो सेक इसका उनका क्या होता है? सीधा होता है। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। किस प्रकार का? फैबेसी प्रकार का बीजांड फैबेसी कुल में बीजांड किस प्रकार का होता है? कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का होता है। कैम्पाइलोट्रोपस बाइटेगमिक प्रकार का होता है। किसमें? फैबेसी कुल में, जिसमें आता है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? ओब्यूल और निभाग चैलेजा एक चीज में नहीं होते, लेकिन
एम्ब्रियो सेक्स जो होता है सीधे होता है, सीध में पाया जाता है। इस जैसे एग्जाम्पल में दिया जाए तो किस में पाया जाता है? फेबेसी कुल में बीजांड लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। फेबेसी में जो कंपाइलोट्रापस बाइटेगमिक प्रकार का बीजांड किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। अब आपसे फेबेसी कुल कहा जाए या लेग्यूमिनेसी कुल, या फेबेसी कुल कहा जाए या लेग्यूमिनेसी कुल कहा जाए, तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल में कंपाइलोट्रापस बाइटेगमिक प्रकार का बीजांड ओव्यूल पाया जाता है, जिसकी कंडीशन क्या होती है? बीजांड और ओव्यूल और चलेजा एक सीध में नहीं होते, परंतु एम्ब्रियो सेक्स जो होता है एक सीध में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सिनोमेगास्पोर का अर्थ है? द टर्म सिनोमेगास्पोर इज यूज डिनोटेड। तो मेगास्पोर अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सिनोमेगास्पोर का अर्थ है? सिनोमेगास्पोर का क्या अर्थ है? सिनोमेगास्पोर का अर्थ जो है यह 4 अगुणित केंद्रों को सहित कोशिका है। 4 अगुणित केंद्रों को सहित कोशिका को हम क्या कहते हैं? सिनोमेगास्पोर कहते हैं। 4 अगुणित केंद्र को सहित, 4 अगुणित यानी के रूप में 4 केंद्र पाए जाएं सहित कोशिका को हम क्या कहते हैं? सिनोमेगास्पोर कहते हैं। टेट्रान्यूक्लिएट मेगास्पोर को सिनोमेगास्पोर कहते हैं। सिनोमेगास्पोर में स्वतंत्र न्यूक्लियर विभाजन पाया जाता है, जिसमें 256 या इससे अधिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सिनोमेगास्पोर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द डिस्क फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी आर। कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट होते हैं। कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट कितने होते हैं? एक्टिनोमार्फिक एपिगाइनस प्रकार के। कंपोजिटी में जो होते हैं डिस्क फ्लोरेट होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? एक्टिनोमार्फिक और एपिगाइनस प्रकार के होते हैं। कंपोजिटी फूल पुष्प में विषम पुष्पी होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोगैमस प्रकार के पुष्प होते हैं, जिसमें मुंडक में 2 पुष्पक बिंब उपस्थित होते हैं। डिस्क फ्लोरेट पुष्पक बिंब कंपोजिटी में क्या होता है? 2 प्रकार के पुष्प होते हैं। मुंडक में 2 प्रकार के पुष्पक होते हैं, जिसे बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, और दूसरे को रश्मि पुष्पक डिस्क फ्लोरेट और रश्मि रे फ्लोरेट पाए जाते हैं। डिस्क फ्लोरेट पुष्प के मध्य में होते हैं। डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं पुष्प के डिस्क में मध्य में, ऐसे रश्मि बाहर पाए जाते हैं। डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं पुष्प के मध्य में होते हैं। ये त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमार्फिक या नलिकाकार ट्यूबुलर उभयलिंगी बाइसेक्सुअल या पक्षभागी बाइसेक्सुअल तथा पंचभागी पेंटामेरस होते हैं। जबकि रश्मि पुष्प, देखिए डिस्क फ्लोरेट कैसे होते हैं? पुष्प के मध्य में होते हैं। ये त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमार्फिक होते हैं, मतलब डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं एक्टिनोमार्फिक होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें दोनों मेल और फीमेल दोनों होते हैं। डिस्क फ्लोरेट में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस मतलब फ्लावर के प्रत्येक पार्ट 5-5 होते हैं। जबकि रश्मि पुष्प रे फ्लोरेट में क्या होते हैं? ए परिध में मिलते हैं, मतलब बाहर राउंड में मिलते हैं। ए क्या होते हैं? जाइगोमार्फिक होते हैं। इन्हें कैसे होते हैं? जाइगोमार्फिक होते हैं। देखिए रे फ्लोरेट जो होते हैं जाइगोमार्फिक होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं। त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमार्फिक होते हैं। कौन? डिस्क फ्लोरेट। और रे फ्लोरेट जो होते हैं ये मध्य में पाए जाते हैं, जाइगोमार्फिक होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं। स्त्री केसर, ये स्त्री केसर तथा बंध होते हैं, मतलब इसमें फीमेल और बंध स्टेराइल पाए जाते हैं। जैसे सूर्यमुखी में, हेलियंथस में, हेलियंथस क्या है? सूर्यमुखी में इस प्रकार की कंडीशन डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट पाया जाता है, जो कंपोजिटी कुल का सदस्य है। कंपोजिटी कुल का सदस्य है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। निम्न में किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होती है? निम्न में किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होती है? तो कार्कोरस कैप्सुलेरिस नामक पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है। कार्कोरस कैप्सुलेरिस नामक पौधे से जूट रेशा प्राप्त होती है। यह पौधों के फ्लोएम भाग से प्राप्त किया जाता है। कार्कोरस कैप्सुलेरिस पौधे के फ्लोएम भाग से जूट रेशा प्राप्त किया जाता है। कार्कोरस कैप्सुलेरिस नामक पौधे से जूट रेशा उसके फ्लोएम पार्ट से प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा रस्सी, सुतली और बोरी बनाई जाती है। बोरी या चटाई बनाई जाती है, जिसके द्वारा क्या जूट रेशा प्राप्त कर जूट रेशा से क्या क्या बनाई जाती है? रस्सी, सुतली, बोरी और चटाई बनाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए पोटोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन के नापने के लिए उपयोग किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन आप जानते हैं कि पौधों के संपूर्ण भाग
कि बाहरी भाग से जो वाष्प के रूप में पानी उड़ता है, जल उड़ता है, उसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्री वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार से होता है पौधों में। रंध्री होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है और लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। लेंटिसेलुलर सेल के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। देखिए, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। आक्जेनोमीटर के यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। अंगों की वृद्धि, पौधों के अंगों की वृद्धि को मापा जाता है किसके द्वारा? आक्जेनोमीटर के द्वारा। देखिए, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। क्लोरोसिस यूजुअली अकर, क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का जहाँ नष्ट हो जाए उसे क्लोरोसिस कहते हैं। किसकी कमी से होता है? लोहा तथा मैग्नीशियम। देखिए, लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण क्लोरोसिस की प्रक्रिया पौधों में देखी गई है, जिसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिराएं गहरे रंग की हो जाती हैं। जिसकी कमी से क्या क्या होता है? देखिए, क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्लोरोसिस में क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सिराएं जो उनकी वेंस होती हैं वो गहरी रंग की हो जाती हैं। कैसे, किस रंग की होती हैं? गहरे रंग की हो जाती हैं। और युवा पत्तियों में हरिहीनता पाई जाती है। यह क्लोरोफिल को बनने में से रोकता है। क्या? यदि लोहा और मैग्नीशियम की कमी हो जाए, हो जाए तो क्लोरोफिल को बनने से रोकता है। वृत्त छोटे हो जाते हैं, इनके वृत्त क्या हो जाती है? छोटे हो जाते हैं। तो आयरन, ये क्या किसके लक्षण थे? आयरन की कमी से। और मैग्नीशियम की कमी से क्या क्या लक्षण हो जाते हैं? देखिए, आयरन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सिराएं गहरे रंग की हो जाती हैं, हरिमहीनता हो जाती है, पत्तियों में हरिमहीनता हो जाती है। वो पत्तियां क्या होती है? हरिमहीनता हो जाती हैं। और क्लोरोफिल को बनने से रोकता है और वृत्त छोटे हो जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से पत्तियों में अंतरसिरी हरिमहीनता हो जाती है, मतलब सिराएं भी अंतरहीन, मतलब सिराएं भी जो होती हैं हरिमहीन हो जाती हैं। इसके लक्षण सर्वप्रथम पुरानी परिपक्व पत्तियों में होते हैं। पुरानी पत्तियों में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण परिपक्व होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में इनकी सांद्रता ही राइबोसोम इकाइयों को बांधती है। प्रोटीन संश्लेषण में जब प्रोटीन का निर्माण होता है, इसकी सांद्रता ही, मैग्नीशियम की सांद्रता ही राइबोसोम इकाइयों को बांधती है। राइबोसोम की इकाइयों को बांधने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो मैग्नीशियम क्या करता है? राइबोसोम की इकाइयों को बांधने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएच सेकंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को रोकता है? पीएच सेकंड में सूर्य का प्रकाश जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन को रोकता है। जल अणुओं के प्रकाशीय अपघटन को रोकता है। सीएस सेकंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को रोकता है? जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन को रोकता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 फोटो एक्ट होते हैं, जिसमें PS1 और PS सेकंड कहते हैं। PS1 एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल ए अणु होता है। PS1 एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल ए अणु होता है, जिसे P700 कहते हैं। यह P700 तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को अवशोषित करता है, जबकि PS सेकंड में रिएक्शन सेंटर होता है, PS सेकंड में P680 होता है। प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के दौरान फोटोलाइटिक ऑफ वाटर के दौरान मैग्नीशियम तथा क्लोरीन आवश्यक होते हैं। मैग्नीशियम तथा क्या? क्लोरीन आवश्यक होते हैं। यह जल अपघटन PS सेकंड में से संबंधित होता है। जल अपघटन किससे संबंधित होता है? PS सेकंड से संबंधित होता है। PS सेकंड में जल का अपघटन होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचयित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन किस प्रकार का होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है उसमें अपचयित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन, रिड्यूस कोएंजाइम का रीजनरेट कैसे होता है? कोएंजाइम पुनः कैसे बनते हैं? तो इसकी बात हम लोग करते हैं। तो क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन के ह्रास के कारण, हाइड्रोजन जब लॉस होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में कोएंजाइम का पुनः उत्पादन होता है। तो इसमें क्या होता है? इस क्रिया में ATP का ऑक्सीकरणीय फास्फेटीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरणीय फास्फेटीकरण भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया में 2H का विमोचन, 2H जो है हाइड्रोजन आयन, दो हाइड्रोजन जो है विमोचित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कोएंजाइम जैसे NDA, NADP, FAD आदि द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जिससे कोएंजाइम उपचयित हो जाते हैं। ये कोएंजाइम एक सतत श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन O2 तक साइटोक्रोम द्वारा पहुंचाते। एक कोएंजाइम जो अभी हमने नाम दिया, एक कोएंजाइम जो सतत श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन O2 तक साइटोक्रोम द्वारा पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को O2 तक
किसे साइटोक्रोम द्वारा पहुंचाते हैं, जिससे O2 से H2O का निर्माण होता है। O2 से H2O का निर्माण होता है। प्रत्येक 2H अणु से 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलकर 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलकर O2 तक पहुँचते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हाइड्रोजन परमाणु O2 तक पहुँचते हैं। इस क्रम में 3 ATP का निर्माण होता है। प्रत्येक 2H अणु से 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलकर O2 तक पहुँचते हैं। जो पहुँचने के क्रम में 3 ATP का निर्माण होता है। यह क्रिया चूंकि O2 की उपस्थिति में होता है, अतः इसे ऑक्सीकरणीय फास्फेटीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरणीय फास्फेटीकरण कहते हैं। ये अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। क्यों अत्यधिक विकसित होता है? मरुस्थलीय पौधों में जो है जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। क्यों? मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, जिससे पौधे आसानी से भूमि में उपस्थित खनिज, लवण व जल का अवशोषण करते हैं। जिससे मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है, जिससे पौधे आसानी से भूमि में उपस्थित खनिज, लवण व जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों में वृद्धि जल की खोज के लिए आवश्यक होती है। जड़ों की वृद्धि जो है जल की खोज के लिए आवश्यक होती है। जल की खोज के लिए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए उनकी जड़ की लंबाई क्या होती है? मरुस्थलीय पौधों की जड़ की लंबाई अधिक हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं? जल और खनिज लवण को आसानी से प्राप्त कर लें। तो इसके लिए उन्हें अपने जड़ की लंबाई को बढ़ाना पड़ता है मरुस्थलीय पौधों में। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लैक ओपेरान उदाहरण है किसका? लैक ओपेरान जो है किसका उदाहरण है? इंड्यूसिबल ओपेरान। लैक ओपेरान जो होता है, लैक ओपेरान इंड्यूसिबल ओपेरान का उदाहरण है। ओपेरान संरचना के अनुसार अधिकांश जीवों की सक्रियता का ओपेरान संरचना के अनुसार अगर ओपेरान की संरचना को देखा जाए तो अधिकांश जीवों की सक्रियता का नियमन जो है अनुलेखन स्तर पर प्रेरण दमन किया जा सकता है। मतलब सक्रियता का अनुलेखन स्तर पर प्रेरण किया जाता है, दमन किया जा सकता है उनकी एक्टिविटी को। लैक्टोज उपापचय करने वाले 3 एंजाइम हैं, बी ग्लैक्टोसाइडेज, जीडी लैक्टोज परमिएज एंजाइम्स पाए जाते हैं, बी ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। थियोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटेलेज एंजाइम, ये 3 गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। 3 एंजाइम गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इनको 3 प्रकार के तीनों को जो होता है, तीनों एंजाइम को के जीन सिस्टेरॉन को क्रमशः इनके जीन जो होते हैं एक सिस्टेरॉन में क्रम से रखा जाता है, जो मैंने तीनों एंजाइम की बताया है, बी ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज और थियोग्लैक्टोसाइडेज। ये 3 एंजाइम जो होते हैं इनके सिस्टेरॉन होते हैं। इनके सिस्टेरॉन क्रमशः सिस्टेरॉन जेड, सिस्टेरॉन वाई, सिस्टेरॉन या ए द्वारा निरूपित करते हैं। सिस्टेरॉनों की संरचना को जीन कहते हैं। सिस्टेरॉनों की संरचना जीन भी कहते हैं, इन्हें हम जीन भी कहते हैं। इस प्रकार के समन्वय को संरचनात्मक जीन अर्थात सिस्टेरॉनों की सक्रियता को निरूपित करते हैं। डीएनए के खंड भी इनसे जुड़े होते हैं, मतलब इन्हें संरचनात्मक जीन कहते हैं। एंजाइम को सिक्रेशन करने वाले जो जीन होते हैं ये संरचनात्मक जीन होते हैं। इनके साथ इनको नियंत्रित करने के लिए डीएनए के कुछ खंड इनसे संबंध होते हैं, जुड़े होते हैं। डीएनए के कुछ खंड जुड़े होते हैं जिसको कंट्रोल जीन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जिसे संबंध होते हैं इसको उनको कंट्रोल जीन कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कंट्रोल जीन किस प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। रेगुलेटर जीन मतलब रेगुलेटर जीन पहला हो गया। कंट्रोल जीन में रेगुलेटर जीन पहला है, प्रमोटर जीन दूसरा है, ऑपरेटर जीन। ये रेगुलेटर क्या है, कैसे है? कंट्रोल जीन होते हैं। 3 प्रकार के, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। इन समूह को इन समूह को स्ट्रक्चरल और कंट्रोल जीन मतलब कंट्रोलर तीनों जीन को मिलाकर या स्ट्रक्चरल और रेगुलेटर जीन को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? ओपेरान मॉडल बनाते हैं। ओपेरान जीन कहते हैं। इस समूह को लैक ओपेरान भी कहते हैं। एक ओपेरान निम्नलिखित जीनों का बना होता है। एक अगर ओपेरान कहा जाए तो किन किन चीज़ों से बना होता है? रेगुलेटर जीन से बना होता है, प्लस प्रमोटर जीन से बना होता है। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जो तीनों एंजाइम होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, रेगुलेटर या कंट्रोलर जीन है तो डीएनए के पार्ट है। तो इस प्रकार से ओपेरान का संरचना बनता है। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये क्या ऐसे जीन है? कंट्रोल जीन है। और संरचनात्मक जीन में 3 एंजाइम वाले जीन हैं वो आते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ओपेरान मॉडल कहते हैं। यदि पौधों में
यदि पौधों में गुणसूत्र का संगठन इस प्रकार हो, जैसे ए बी सी डी डी प्रदर्शित हो, तो वह कहलाते हैं। पौधों में जिसमें गुणसूत्र जो है इसका संगठन इस प्रकार हो, जैसे ए बी सी डी डी प्रदर्शित हो, तो वह क्या कहलाता है? पौधों जिनमें गुणसूत्र का संगठन ए बी सी डी डी से प्रदर्शित होता है उसे टेट्रासोमिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टेट्रासोमिक कहते हैं। या एन्यूप्लाइडी का एक प्रकार है। यह एन्यूप्लाइडी का क्या है? एक प्रकार है जिसमें गुणसूत्र के समानतः 2 प्रतिकृत के बजाय 4 प्रतिकृत कॉपीज का निर्माण होता है। इनमें 4 कॉपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? टेट्रासोमिक कहते हैं। इसमें 2 प्रतिकृत के बजाय, मतलब 2 प्रतिकृत बनना चाहिए, इसमें 4 प्रतिकृत बनते हैं, कॉपीज का निर्माण होता है, तो 4 कॉपीज बनती हैं। एक जीव के पूर्ण टेट्रासोमी मान डिसजेक्शन के दौरान पाया जाता है। या जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय क्या होता है? अंड कोशिका व स्पर्म कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें निषेचन के बाद 46 क्रोमोसोम के बजाय 48 क्रोम वाले युग्मक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या करते हैं? इस प्रकार की कंडीशन को टेट्रासोमिक कहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? टेट्रासोमिक कहते हैं। लिंग गुणसूत्रों के टेट्रासोमिक में क्या उत्पन्न होते हैं? सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। XXY टेट्रासोमिक पाए जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जहाँ XXY पाया जाता है, XXY टेट्रासोमिक सिंड्रोम होता है। अगले क्वेश्चन की बात और हम लोग चलते हैं। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पाश्चर द्वारा किया गया। पाश्चर ने सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग किया। पाश्चर के द्वारा सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग किया। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। म्यूटेशन इन वायरस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। म्यूटेशन की क्रिया विषाणु में सर्वप्रथम देखी गई। म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सबसे पहले देखी गई। विषाणुओं में जो म्यूटेशन की प्रक्रिया विषाणु में देखी गई। सबसे पहले विषाणु में किस वैज्ञानिक ने देखा? तो सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में डेलबुक वैज्ञानिक ने देखा। विषाणुओं में सर्वप्रथम क्या देखी गई? म्यूटेशन की प्रक्रिया विषाणुओं में देखी गई। कब? 1938 में डेलबुक ने देखा। किसी जीव में किसी लक्षण में आकस्मिक और वंशागत परिवर्तन को परिवर्तन कहते हैं। आकस्मिक, तो वायरस में जो आकस्मिक परिवर्तन हुआ सबसे पहले किसने देखा? डेलबुक ने देखा। किसने देखा? डेलबुक ने। कब? 1938 ईस्वी में उन्होंने देखा। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, आपके TGT 2002 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि यह जो MP3 वीडियो है जिसमें केवल आपको वॉइस सुनाई देता है, या आपको यदि आपके TGT PGT से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हुआ हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो ओके, बाय।